एक बार मुझे ऑनलाइन में कंफर्म करोगे? हाँ, यस सर। कैमरा थोड़ा सा धुंध में, ये प्रॉब्लम नहीं लग रहा है दूसरे दिन की तरह? दूसरे दिन से ज़्यादा अच्छा लगता है, आज थोड़ा सा ज़्यादा काला काला लग रहा है। क्यों? लाइट इशू हो गया, पता नहीं। वैसे ये आज ऐप से नहीं हो रहा है, वेब से हो रहा है शायद, मेरी वो रीज़न हो सकता है। ऐप सुबह देख रहा हूँ, इवनिंग से मैम के क्लास है कि आप ना मैंने नेटवर्क इशू बता रहा है। अब थोड़ा सा बेटर हुआ, देखो। चलो ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन में मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? एक बार मुझे कंफर्म कर दो सर। यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है? यस, ठीक है। गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, 2-2 मिनट में गला सूख जा रहा है। গরমের জন্য শরীরটা ভালো নেই, गला ड्राई हो जाता है। अभी कुछ देर पहले एकदम से मैं बात कर रहा था, मैंने जस्ट एडमिशन के लिए आया था, उनसे मैं 15 मिनट बात किया, मेरा पूरा गला एकदम जैसे पूरा ड्राई हो गया। अरे बाप रे बाप, देख होंठ सूख गया। देख तो तुम लोग का हो रहा है क्या? नहीं होगा, मेरा पूरा होंठ जैसे पूरा ड्राई हो गया 2 मिनट में। ये कुछ भी होने से कुछ ना कुछ लगा रहता है। अच्छा देख, हम लोग एक्चुअली बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। और ना, तेरे को बता देता हूँ सर कि हम लोग यहाँ पर अभी लॉ का क्लास है अभी, और लॉ की क्लास में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे ये बेसिक्स चल रहा है, दिक्कत तो होगा नहीं एकदम, क्योंकि हम लोग जस्ट हार्डली 2 क्लास किए हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो जो भी हुआ है उसका बैकअप मैं शेयर करूँगा पिछली 2 क्लास का, और आज जो बताएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट पढ़ते रहो। अच्छा, मैंने मीनिंग एंड एसेंशियल के बारे में बातचीत किया था, ऑफर एक्सेप्टेंस में बात हुआ था सर? हाँ सर, ऑफर एक्सेप्टेंस তো অনেক আগে করেছি, যাদের একদম বেসিক্স হয়নি এই বোধহয় করেছিলেন না একবার? এই তো এবারে নেবো বলেছি তো। अच्छा, ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर है कि नहीं, एक बार मुझे कंफर्म कर। यस ना? एक्चुअली आज ऐप काम नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा बताओ सर, मुझे समझ में नहीं आया। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, आई थिंक मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट दिन ये समझाया था कि कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद याद आया मुझे। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ बेसिक समझाता हूँ। ऑफर एक्सेप्टेंस बहुत बेसिक चीज़ है डे टू डे लाइफ में, बहुत बेसिक चीज़ है। आप जैसे घर से निकलते हो, रिक्शा करते हो, है ना, ऑटो करते हो, तो ऑटो वाले आपको ऑफर कर रहा था कि आपने जाके ऑटो वाले को ऑफर किया, आपने ऑफर किया। कभी कभी ऑटो वाला भी ऑफर करता है ना, मैंने रेसिप्रोकल तो चलता रहता है। तो अगर ऑटो वाला आपको ऑफर करता है, आप उनके ऑटो में चढ़ते हो और वो आपको पूछता है दादा कहाँ जाना है,
तो फिर आप अपना डेस्टिनेशन बोलते हो। तो अगर ऑटो वाला आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाता है तो बदले में आप उनको जो भी भाड़ा होता है पे कर देते हो, यस ना? जितना भाड़ा होता है पे कर देते कि नहीं कर देते? बिना भाड़ा का आ जाते हो? नहीं, हाँ, देते हैं। ठीक है सर। सर आप खुद करते होंगे ऐसे, बचपन में ये सब किस्सा किया तो है उसके लिए ये तो मत करना सर कभी जानबूझ के। मैं तो क्या था, जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था तब किया था, वो भी एक दोस्त के चक्कर में पड़ गए। फिर आके इतना प्राउडली पापा को बोले कि पापा उस दिन मेरे को धोया था पूरा। बोलते थे कि ना तो मेरा सम्मान रखेगा तू और ना ही अपना, पूरा धोया था। ऊपर से मेरे को पता नहीं था, उसी बस में पापा का एक फ्रेंड था, अपने अंकल, ठीक है, उन्होंने पूरा खेल देखा था कि मैंने क्या किया, और सीधा आगे एकदम पापा को बोला। फिर और कहाँ जाएगा, इतना मार। पापा कभी नहीं मारा था मेरे को, और वो मेरा फ्रेंड के चक्कर में आके, इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो मेरे को बोलता है देखना आज भाड़ा नहीं देंगे, आज मजा लेंगे। फिर वो बस का कंडक्टर हम लोग को ढूंढ रहा है। वो 2 बच्चे, हम लोग एक्चुअली खेलने के लिए जाते थे थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो उसके लिए हफ्ते में 3-4 दिन रेगुलर एक होता था। तो उस दिन उसके माथे में क्या हुआ कि बोलते आज का पैसा बचाएंगे, आज भाड़ा नहीं देंगे। और ऐसा भाड़ा नहीं देने का उसने नाटक रचा। फिर मैंने एक बस के इधर से उधर ऐसा करते करते पूरा, और फिर डेस्टिनेशन आया और हम लोग उतर गए, ठीक है तो ऐसे वहां पर देखो, नेटिव में क्या होता है ना, स्मॉल टाउन्स में भीड़ होता है, पर फिर भी लोग समझ जाते हैं। कोलकाता में जैसे क्या भीड़ इतना होता है कि वहां पर हम लोग एक ही गेट होता है उतरने का, ठीक है। इधर जैसे कि 2-2 साइड में गेट होते हैं, उस साइड में एक ही गेट होता है, लेकिन हाँ एक ही गेट है। अच्छा, तो पहले के कोलकाता में मैं देखा था 2-2 गेट होता था। तो फिर वो एक ही गेट के अंदर से हम लोग कैसे मैनेज कर लिए, क्या बोलेगा, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का जर्नी बिना भाड़ा का। तो बाद में तो लगा बहुत भयंकर काम किए हैं, फिर बाद में पता चला कि ये एकदम गंदा काम किए हैं। जो भी हो, तो ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस का खेल चलता है डे टू डे लाइफ में, रेगुलर है कॉन्सेप्ट। तो यही चीज जब बिजनेस लेवल में बड़ा पैमाने में होता है ना, एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है। फिर ऑफर एक्सेप्टेंस में क्या बनता है सर, एग्रीमेंट बनता है। और इस एग्रीमेंट जब हम लोग लॉ का थप्पा लगा देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे मानो ये जो अपने बस पे ऑटो पे चढ़ा, फिर ऑटो वाला, अच्छा एक चलो याद आया, एक्चुअली आज थोड़ा मैंने तबीयत 3 दिन खराब था ना, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो ना परफॉर्मेंस कैसे खराब हो रहा है। अब याद आया बोलते बोलते, बैंगलोर में एक केस हुआ है, तबीयत कितना भी खराब हो, ठीक है बैंगलोर में एक ऐसा ही केस हुआ है। क्या हुआ है, ये लास्ट 1 हफ्ता पहले, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे। क्या हुआ है, उबेर वालों ने किसी लड़की को थप्पड़ मारा, ठीक है। ऑटो वाला था, मोटा मोटी वो जो भी था वो कैब का था, ओला का, उबेर नहीं, ओला का, ठीक है। कैब वाला माने मोटी कैब ऐप था उसका, ठीक है। तो ओला ऑटो या कुछ भी थप्पड़ मारा, ठीक है। फिर थप्पड़ क्यों मारा, क्योंकि डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वो जो लड़की थी उसने कैंसिल कर दिया। मैंने एक्चुअली क्या है, मानो तुमने बुक किया, बुक करने के बाद गाड़ी तुम्हारे एड्रेस पे आया, ठीक है, और जैसे सामने आया तुमने कैंसिल कर दिया। तो वो इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि मानो वो 2 किलोमीटर दूर था, 2 किलोमीटर दूर के बाद इधर आया, तो आने के बाद तुम सामने कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। और ये सामने कैंसिल किया तो उस ऑटो वाले को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, गुस्सा हुआ। भाई गुस्सा तुम्हारे अपने पास रखो, तुम चिल्ला सकते थे, हो सकता है, लेकिन तुम मार नहीं सकते। तुम इतना बोल देते भाई तमीज नहीं है, हाँ कुछ भी बोल देते, मुंह पे झगड़ा कर लेते, थप्पड़ मार देगा, इतना राइट है। क्या किया जानते हो उसके साथ, उसको फिर उस लड़की ने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद ऑटो वाले को पुलिस उठा के लेके गया, 4 दिन का पुलिस कस्टडी में रखा, 3 या 4 दिन का, और 30,000 का पेनल्टी मारा, 30,000 का पेनल्टी दिया, और साथ में जो डांट पड़ेगा पुलिस से वो तो है, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर ऑफर किसके तरफ से था, पहले पब्लिक की तरफ से था, है ना। फिर उसने, ऑटो वाले ने एक्सेप्ट किया, तभी तो वो आपके डेस्टिनेशन पे आया। तो ऑफर एक्सेप्टेंस में एग्रीमेंट तो बन चुका था। अब एंड मोमेंट में बंदा ने क्या किया,
मैंने बेसिकली इवन इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी हो गया था। क्यों? क्योंकि एक तो ओला ऑटो जो है वो एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, क्योंकि आपने जब भी ऑफर किया, एक्सेप्टेंस हुआ, तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना, उसी के बेसिस में ना बंदा आ रहा है आपके पास, नहीं तो किस बंदे विश्वास पे आता। तो ये पूरा एक रजिस्टर्ड केस है कि भाई एक कस्टमर है, ए प्लेस से ऑर्डर जनरेट किया है, ऑटो वाला ए प्लेस पे आएगा, फिर ए प्लेस से बी प्लेस पे लेके जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये सर नो। लेकिन एंड मोमेंट में कस्टमर ने क्या किया, पैसेंजर ने उसको कैंसिल कर दिया। तो पैसेंजर ने जब इसको कैंसिल किया तो ये बेसिकली एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट बन रहा है ना सर? ये एक ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट बन रहा है, या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही बोल सकते हैं। एग्रीमेंट ने उसको कैंसिल किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, जैसे उबेर के केस में मैं देखता हूँ कि अगर हम लोग इस तरह से उबेर में कुछ बुक करते हैं और कस्टमर, अगर हम लोग ऐसे कस्टमर कैंसिल कर देते हैं, तो उबेर बाद में पेनल्टी चार्ज कस्टमर्स पे करता है, ठीक है? पर कस्टमर से करता है। तुम सेकंड टाइम जब बुकिंग करने जाओगे उबेर के केस में, तो उबेर क्या करता है, तुम्हारा भाड़ा जो है ऐड करके, कम से कम मानो तुम्हारा भाड़ा अगर 300 टका का होता है तो उसमें और 100 रुपया ज्यादा या 150 टका ज्यादा चार्ज कर लेगा। ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझ के कभी कैंसिल नहीं किया। कई बार उबेर भी थोड़ा बदमाशी करते हैं। क्या करते हैं, मानो कि तुमने बुक किया, बुक करने के बाद उबेर का कैब वाले खुद कैंसिल किया, लेकिन वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, ये हमें नहीं पता। मैं देखता हूँ कि कैंसिल कर दिया, तो मैं सोचा कि भाई कैंसिल कर दिया, तो मैं क्या किया, ऐप को क्लोज कर दिया। लेकिन ऐप क्लोज नहीं होता है, ऐप क्लोज नहीं होता है। मैं कई बार ऐसे होता है कि मैं उबेर किया, उबेर वाला कैंसिल कर दिया, तो मैं सीधा जाके रास्ते पे टैक्सी ढूंढा और निकल गया। बाद में पता चला, एक दिन ऐसा हुआ कि एक टैक्सी वाला मेरे को फोन कर रहा है, दादा आपके डेस्टिनेशन पे है। मैं, दादा मेरे डेस्टिनेशन पे मैंने तो कब बुक किया था, वो बंद 2-3 ड्राइवर कैंसिल कर दिया। बोले मुझे कैसे पता? मुझे भी कैसे पता? बोलते नहीं आप देखिए। फिर बाद में वो मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा हुआ। हाँ, लेकिन कैंसिल ड्राइवर ने किया है, लेकिन उबेर क्या करता है, अगर ड्राइवर कैंसिल करता है तो तुरंत मैसेज आ जाता है। हम लोग शायद यूज करेंगे तो पता चलेगा, तुरंत सेकंड ड्राइवर, थर्ड ड्राइवर जो है ना, जो प्रोबेबल हो सकता है, वो एकदम ऐसे होने लगता है, क्या बोलते हैं उसको, बफरिंग होने लगता है, जैसे कि सेकंड ड्राइवर आएगा या थर्ड ड्राइवर आएगा। तो फिर वो बाद में ऑटो एक्सेप्टेंस उसने कर लिया, मेरे को क्या पता, मैं पहुंच गया हावड़ा, वो मेरे को यहाँ से फोन में उल्टा सीधा बोल रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जो टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट इसने उबेर ने रखा है, इसके बारे में मुझे क्या पता। बाद में मुझे लगा कि भाई ये उबेर का केस को, क्योंकि मैं 2-3 बार पेनल्टी खा चुका, फिर मैंने देखा कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं जब से उबेर में बुक करता था, मैं पहले देखता था, और उसका कैंसिल बटन ऊपर नहीं दिखाता है, वो हिडन रखता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, हिडन रखता है। कितना बदमाश है। तुमको अगर कैंसिल करने बटन दोगा तो इजी यूजर फ्रेंडली दो, वो तुमको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाके फिर एक ऑप्शन के अंदर डाल के रखता है। ये तो बदमाशी है ना, क्योंकि सब कोई तो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता। नॉर्मली हम लोग ये सब केस में क्या ढूंढते हैं कि भाई जल्दी मेरे को मिल जाए, है ना, कैंसिल होगा तो कैंसिल, एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट। अब तुम उसके अंदर क्या वहां पर फीचर्स ढूंढने बैठोगे, ये बहुत बदमाश उबर वाले। ठीक है, फिर मैं उसको जाके मैं नेक्स्ट टाइम से बहुत ध्यान दिया कि भाई कहाँ है इसका कैंसिल, क्योंकि कैंसिल मैं नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम से 100-200 मेरे को भी चार्ज करेगा। उसके बाद से ऐसे भी अभी उबेर का कोलकाता मार्केट बहुत खराब हो चुका है, इन ड्राइवर आने के बाद और यात्री साथी जब से लॉन्च हुआ है, दोनों एक साथ कॉम्बो करके। तो मैं एक बार पूछ रहा था कि उबेर का क्या केस है, बोले एक तो सर कमीशन कम देता है, चलो ठीक है, वो उन लोगों का केस है। मेरे को अच्छा लगा कि फालतू का पेनल्टी से ये कर रहा है, जो भी हो, क्योंकि ये खराब चीज है, तुम हिडन रख रहे हो चीजें। इन ड्राइवर का केस उल्टा है, सुन लो, मैं ये भी खबर लगा। इन ड्राइवर का केस है कि अगर ड्राइवर कैंसिल करता है तो ड्राइवर पे पेनल्टी चार्ज करेगा, और कस्टमर साइड से कैंसिल करने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। कैंसिल करने का कॉन्सेप्ट है, पर कस्टमर पे चार्ज नहीं करता है। लेकिन अगर ड्राइवर नहीं आता है एक्सेप्ट करने के बाद, उन पे पेनल्टी चार्ज करता है। इन ड्राइवर पूरा उबेर का उल्टा चलता है। ये रशियन कंपनी है, मैंने सुना। आप लोग जानते हो कहाँ का है इन ड्राइवर? मैंने सुना रशियन कंपनी। समझ रहे हो सर? तो देखो, डिफरेंट कंपनी एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग लेवल में चला रहा है। प्रैक्टिकलिटी समझ में आ रहा है? जो भी हो, आपको वो बैंगलोर वाला केस समझ में आया? ठीक है, ब्रीच ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, ब्रीच ऑफ ऑफर, ब्रीच ऑफ एक्सेप्टेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सब रियल लाइफ चीजें देखते रहो, समझते रहो, आपको काफी हेल्प होगा लॉ पढ़ने में। चलो मैं आ जाता हूँ आज के टॉपिक में सीधा। तो बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इतना समझाया
जिन लोगों ने मिस किया है प्लीज मेरे से बैकअप लेके ना ये सब टॉपिक एक बार पढ़ लो कि कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, उसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस का एक एग्जांपल बोलो। कॉपी देखना पड़ रहा है, इतना खराब पढ़ाता हूँ सर। हाँ क्या चीज? इनड्राइवर अमेरिका का, कैलिफोर्निया। बोलो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल। स्वागत है। हाँ मैंने तो ये बोलते पारी कि जे कोनो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो रिटन हो या ओरल। कोई भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाना चाहते हो? ये भी एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर अगला अगर अगला ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बदल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुझे भी ऐसे भी एग्जांपल दे सकते थे सर, ये सब एग्जांपल आप ही दो, मैं तो नहीं दूंगा। समझ गया। तो पॉइंट इज दैट जैसे एक्स राइट्स रिलेटेड टू वाई, आई ऑफर टू सेल माय कार फॉर ₹1 लाख। लेकिन सर ये डिनर पे जा सकते थे, लेकिन डिनर पे जाने का तो ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आएगा, क्योंकि डिनर पे जाने के लिए तुम किसी से पैसा नहीं मांग रहे हो ना, मतलब वो कोई डील नहीं है। जैसे मानो तुम किसी को बोल रहे हो, जैसे मान लीजिए अपना स्नेहाशीष, ठीक है, ठीक है, स्नेहाशीष मान के किसी को बोल रहे कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जा सकते हो, ठीक है, पर बदले में डिनर का पूरा खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये डील हो गया ना, ये तो डील हो गया। ऐसे उसके दिमाग में यही सब चलता है, समझ रहे हैं ना? थर्ड पर्सन होगा तब तो डील हो जाएगा। कौन सा? मतलब इसके साथ अगर डिनर पे कोई जा रहा है तो अगर थर्ड पर्सन के बाहर का आदमी हुआ तो बोल सकते कि पैसा तुम दो। अच्छा, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के केस में भी तो हो सकता है। मान के तू एक जन को बोला, किसी लड़की को बोला कि मेरे साथ डिनर पे चल, पर बदले में तू उसको बोल रहे कि पूरा खाने पीने का खर्चा, आने जाने का खर्चा तुम दो। इसका मतलब तू उनके साथ डील ही कर लिया ना, बदले में मैं बस तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये देखा, अगर डील है तो सिंपल ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें पैसा का लेन देन तो नहीं होता है ना? तो वेरी सिंपल। ऐसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बहुत सिंपल होता है सर, कि x says to y, will you buy my car for ₹1 lakh? y says yes, I will buy your car for ₹1 lakh. It is an express contract. ठीक है, अब ये लिखित भी दे दे या फिर मुंह पे भी बोले, ओरल भी बोले, दोनों चलेगा। ठीक है, तो यही सब बातचीत लास्ट क्लास में किए थे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम लोगों ने एग्जीक्यूशन के बेसिस में भी बात किया था। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी एंड यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कुछ ना कुछ कारण जोड़ के आपको ये सब पॉइंट लिखना ही पड़ता है। ये सब बेसिक चीज में एकदम गड़बड़ ना करें। फिर एनफोर्सिएबिलिटी के बेसिस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस बहुत क्लियरली होना चाहिए। एंड इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एकदम बेसिक्स है, ये जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और ना प्लीज मेरे से क्लास लेके नेक्स्ट वीक के अंदर एक बार कवर कर लेना सर। ये नॉट जस्ट होना, जिसका भी मिस है सभी को बोल रहा हूँ। अच्छा, देयर इज अ पॉइंट सर, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है सर? एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स फुलफिल करना पड़ता है? एसेंशियल्स का मतलब इतना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कुछ जरूरत बातें कंप्लीट होना पड़ेगा। सुनने में बहुत आसान है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, लॉ भूल जाओगे। जैसे पढ़ाने के टाइम पे मैं थोड़ा सा मजेदार एग्जाम्पल देता हूँ, शायद लॉ का क्लास अच्छा लगता है, शायद नहीं, जेन्युइनली अच्छा लगता है, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा एग्जाम्पल्स होता है, जो एग्जाम्पल बहुत लाइफ रिलेटेड है और वो बहुत ही कनेक्टेड होता है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सर कि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये लॉ प्रैक्टिस बने पढ़ना एज वेल एज लिखना, नहीं तो ये लॉ आपको एग्जाम में बहुत तंग करेगा, बहुत तंग करेगा। इसलिए बी जेन्युइन विद योर वर्क। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, सेक्शन भी याद रखना पड़ता है। मैंने एसेंशियल्स के बारे में कहां पर बोला गया है? सेक्शन 10 पे। एंटरटेनमेंट अपने तरफ और
काम का चीज अपने तरफ, क्योंकि एग्जाम सिर्फ एंटरटेनमेंट में पास नहीं किया जा सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। क्या मैंने ये लास्ट क्लास में बोला था? नहीं बोला था। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज माने पार्टी माने दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट होता है हमेशा, देयर इज अ टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। जैसे मान के तुषार एंड स्नेहाशीष, मैं गंदा एग्जांपल नहीं दूंगा, अच्छा एग्जांपल दूंगा। तुषार और स्नेहाशीष पे चलो आज मैं थोड़ा सीरियस नोट पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। आज एकदम मजाक नहीं करेंगे, देखते हैं मैं कर पाता हूँ। इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। तुषार एंड स्नेहाशीष मानो दोनों एक बिजनेस डील पे आ रहा है, ठीक है। क्या डील करेगा, किस चीज का बिजनेस करेगा तुम लोग? चल ट्रांसपोर्ट, चल मान की सुन एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं, तुम लोग। स्नेहाशीष मान की ट्रांसपोर्टर है और इसके पास मान की ट्रक्स है। स्नेहाशीष ट्रांसपोर्टर के पास ट्रक होना मैंडेटरी नहीं है, बात को समझना सर। ट्रांसपोर्टर का काम है एक जगह से माल दूसरे जगह पे पहुंचाना, अपना गाड़ी हो या दूसरे का गाड़ी, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप बोलते हो कि मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, एक्चुअली मुझे कैसे पता इतना अच्छे से, मेरा पापा का काम है, ठीक है। तो मैं कई बार देखा हूँ कि ऐसे पापा के पास मैं बचपन से जन्म लेते हुए ही गाड़ी देख रहा हूँ, ट्रक जो होता है। लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं कि अपना ट्रक जो है वो बिजी है, माने ऑलरेडी निकल चुका है, तो पापा को बहुत सारे दूसरे लोग फोन करके बोलते हैं दादा गाड़ी चाहिए। तो मैं बचपन में ना, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता था, भाई अपना गाड़ी तो है नहीं, तो फिर दूसरा गाड़ी कहाँ से आएगा। तो फिर मैं ऐसे बोलता था पापा को, पापा हम लोगों का गाड़ी तो निकल गया है कोलकाता के लिए। एक्चुअली ज्यादातर सामान जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोलकाता के लिए आता था, तो मैं ऐसे ही बोलता था पापा हम लोगों का गाड़ी तो निकल गया है, तो फिर से गाड़ी मांग रहे आप, कैसे दोगे। हाँ, तो मेरे को भाई बचपन था, छोटा था, तू नहीं समझेगा ऐसे करके बोलते। बाद में पता चला कि पापा ट्रांसपोर्टर है, इसलिए लोग पापा को फोन करके गाड़ी मांगता था। तो पापा के पास ना एक नेटवर्क होता था, जिस नेटवर्क में आसपास में और भी जितने लोगों के पास ट्रक है, इनका खबर पापा के पास होता था। यू कैन से दैट कि दे ये जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, ये काइंड ऑफ आज के डेट में ओला उबेर वाले जो करते हैं उसी चीज का एक ट्रेडिशनल सिस्टम, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, इनको ना आसपास में मानो 10 लोग 15 लोग जितना भी आसपास में जिनके पास ट्रक है, उस सभी के बारे में पापा के पास नंबर भी होता था और सबके साथ जान पहचान भी होता था। तो अगर पापा के पास ट्रक नहीं होता था, नॉर्मली फैक्ट्री वाले फोन करता था, ठीक है। मेरे पापा का फोन नाम लेके ऐसे बोलता था कि दादा ऐसा आज तो 10 ट्रक चाहिए फैक्ट्री में, तो क्या आप दे पाओगे। तो फिर पापा टाइम लेता था, फिर अपना ट्रक कितना है देखेगा, अगर बिजी है तो बोलेगा हमारा ट्रक तो बिजी है, तो फिर दूसरे जितना लोग है उन सबको पूछेगा, ये ट्रक देगा। तो बदले में पापा को क्या मिलेगा सर, पापा को कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा, मेरे को जितना पता है कि अगर मानो कि ऐसे तो भाड़ा ये जैसे जो भी है वो तो जिसका ट्रक है उसी को मिलेगा, बदले में पापा को पर ट्रक से उस मैं आज से मानो 20 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 20-25 साल, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं देखता था कि पर ट्रक में 200 टका 300 टका 500 टका पर ट्रक में मिलता था। अब एक एक दिन में अगर मानो पापा 10 ट्रक सप्लाई करता था, ठीक है, तो 5000 टका एक दिन का इनकम हो सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है, इट्स नॉट इजी, ठीक है। मैंने उसका एक प्रॉब्लम भी ऐसा था कि मानो कि अगर ऐसा हुआ कि मान की तेरा ट्रक है तो मेरे को दिया, मैंने फैक्ट्री पे ट्रांसफर कर दिया, अब फैक्ट्री वाला तो मेरे को पूछ के ही पेमेंट करेगा, है ना, क्योंकि डील तो मेरे साथ हुआ है। अब कई बार क्या करता था, फैक्ट्री वाले पेमेंट रोक के रखता था, कुछ करता था, फिर तुम मेरे को फोन करके जाना, मैंने एक 500 के लिए झंझट बहुत उठाना पड़ता था। भाड़ा तुम्हारा है, मानो तुम्हारा 20,000 का भाड़ा है, मेरे को 500 ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारा 20,000 फैक्ट्री वाले रोक के रखा है। फैक्ट्री वाले का अपना सोचना, वो लोग तो करोड़पति लोग है ना, उनके साथ तुम 2-2 मिनट में बात नहीं कर पाओगे। कंपनी का मैनेजर मुश्किल करता है कि अभी थोड़ा नहीं, 2 दिन बात करेंगे, 3 दिन बात करेंगे। अब तुमको भाड़ा पाने में दिक्कत होगा, तुम क्या करेगा, तुम फैक्ट्री वाले से बात नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि तुम मेरे थ्रू से दिया अपना गाड़ी, अब तुम मेरे को ही फोन करके करे बोलेगा, और इसी विश्वास में ना तुमने दिया। तो ये सुनने में जितना आसान है, वाह गाड़ी सप्लाई कर दिया 500 टका आ गया, नॉट सो इजी। ये सब झमेला हैंडल करने के लिए मिलता है वो 500 टका, गाड़ी देने के लिए नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है, हर काम का एक अपना ना टफनेस होता है, जो भी हो। अब मानो इनके बीच में ऐसा ही कुछ केस हुआ है, तुषार और स्नेहाशीष के बीच में।
तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि अब यहाँ पर जो गाड़ी का डील ये लोग कर रहा है, लेकिन मान की स्नेहाशीष यहाँ पर ट्रांसपोर्टर है और तुषार के पास ट्रक है। अब तुषार ट्रक देना नहीं चाहता है, लेकिन स्नेहाशीष उसको धमकी दे रहा है कि अगर नहीं देगा तो उड़ा देगा। नॉर्मली ये पॉलिटिक्स के केस में होता है। कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ, अगर आप लोगों में से बहुत लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर पर्सनल कार है और वोट का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पे आपका गाड़ी पॉलिटिशियंस लोग लेगा ही लेगा। कोलकाता में कम है पर डिस्ट्रिक्ट एरिया में बहुत ज्यादा है। देना ही पड़ेगा। उसका भाड़ा तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं। और गाड़ी को वो लोग अपने पॉलिटिकल माने रैली के पर्पस में कहाँ कहाँ घुमाएगा, कौन से गांव के कीचड़ के अंदर डुबाएगा, तुमको कुछ नहीं पता। गाड़ी का हालत बर्बाद हो जाता है पूरा, क्योंकि उनको कोई फिक्र नहीं है। और अगर तुम नहीं देगा, ठीक है, तो तुम टारगेट हो जाओगे सोसाइटी में पॉलिटिकल रैली के लिए ना। अरे इनको तो रुतबा देना है ना। अरे आजकल तो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। आजकल तो वो क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी में छत नहीं होता, फिर ऐसा करके वो लोग दिखाते। पुराने टाइम पे तो इतना नहीं होता था। किसका? अरे जो मिनिस्टर है उसका है, जो अपोजिशन पार्टी में। और मिनिस्टर लोग अपना ऑफिशियल गाड़ी लेके थोड़ी ना प्रचार में जा सकता है। तुम जब पॉलिटिकल रैली करोगे, तुम एक पार्टी के झंडे के अंडर पे करोगे, तुम सरकार के पैसे पे नहीं कर सकते। चाहे तुम टीएमसी करो, बीजेपी करो, जो भी करो, तुम बीजेपी का पैसा होगा, टीएमसी का पैसा होगा। पब्लिक के पैसे से थोड़ी ना पॉलिटिकल रैली होता है। पार्टी फंड में जो डोनेशन मिलता है उस पैसे से होता है। जैसे बीजेपी को जो लोग चंदा देता है, टीएमसी को जो लोग चंदा देता है, कम्युनिस्ट वाले को जो लोग चंदा देता है, ठीक है, तो उसके पैसे में ये लोग जुगाड़ करता है। और साथ में लोकल जो सपोर्टर है, सपोर्टर अगर नहीं है फिर भी वो लोग डरा के ले लेता है। सपोर्टर तो कुछ, मैं तो सपोर्टर बहुत कम ही देखता हूँ, डर ही ज्यादा देखता हूँ। कौन सपोर्ट करता है? कोई नहीं चाहेगा अपना गाड़ी जाए, पर्सनल गाड़ी और वोट के लिए। लेकिन तुमको इतना डराए, मैंने बेसिकली डर का माहौल पैदा करता है। नहीं दोगे तो फिर बाद में तुम सोसाइटी में पहले सॉफ्ट टारगेट बनोगे, फिर हार्ड टारगेट बन जाओगे। तुम्हारा कोई भी काम होगा, अगर तुम बिजनेसमैन हो तो बहुत ज्यादा पैंतरा में पड़ जाओगे। बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम्हारे मानो कोई गाड़ी आने वाला है, कुछ कंसाइनमेंट आने वाला है, कहीं पर रोक देगा फालतू में, फिर किसी को पिन करके तुम्हारा चंदा वंदा बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में डालेगा। बंगाल में तो ये सब कल्चर बहुत है। इसलिए तो यहाँ पर एंटी बिजनेस मेंटेलिटी बन चुका है। बिजनेसमैन आना ही नहीं चाहता। समझ रहे सर? जो भी समझ रहे सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं? सेक्शन 10, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। समझ रहे सर? देख आज मैं एक सीरियस एग्जांपल पे बात किया, देखा तुम लोग एकदम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, सब एकदम सीरियस हो गया। मैं बोला ना मैं कर सकता हूँ। ये तो छोटा सा सी है। दूसरे दिन तो मैं अलग ही लेवल का एग्जांपल देता हूँ, फिर तुम लोग तो छोड़ो। अच्छा अच्छा, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट पर्संस के साथ करना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्संस माने हाँ, मैंने बेसिकली माइनर के साथ नहीं कर सकते, पागल के साथ नहीं कर सकते, माताल नशाड़ी गंजाड़ी लोगों के साथ नहीं कर सकते। गंजाड़ी समझते हैं ना सर? वो तो ज्यादा समझेगा तुम लोग, कुछ समझे ना समझे, नशाड़ी गंजाड़ी का कॉन्सेप्ट तुम लोग ज्यादा समझेगा। अच्छा, एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा, बिजनेस किस चीज का करना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट का। अब थोड़ा सा कॉमेडी करना ही पड़ेगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो चीज का कोई मना नहीं है। से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने गाड़ी का ट्रांसपोर्टिंग का एग्जांपल लिया, इट्स अ फेयर डील, कोई इशू नहीं है। ट्रक सप्लाई करेगा, बंदा ट्रांसपोर्टिंग का काम करेगा, इट्स ओके। कोई भी ग्रोसरी का स्टोर खोलेगा, ग्रोसरी में सप्लाई करेगा, एनीथिंग जो भी लीगल चीजें दिखता है। लेकिन अनलॉफुल चीज मैंने जो लॉ मना करके रखा है, जैसे मान के अभी तुषार को मन हुआ कि हम तो ड्रग्स का काम करेंगे, ठीक है, कोकेन का काम करेगा, ठीक है, हाँ, उड़ता पंजाब, फिर वो उड़ता झारखंड बनाएगा। ही इज फ्रॉम झारखंड, दैट्स व्हाई मैंने बोला, ठीक है। एक मूवी बना था ना उड़ता पंजाब, ठीक है। तो क्या सोच रहे हो, उड़ता बंगला करेगा? बंगला ऐसे ही उड़ रहा है। बंगला को तो नशा का भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही उड़ा है। लेकिन तुषार उड़ता झारखंड बनाएगा। गोवा तो हाँ? तुम ही बताओ। छोड़ो।
अच्छा, तो वो सब डील कर सकता है क्या? अफीम का धंधा नहीं कर सकता। धुतरा जानते हैं? धुतरा फूल का एक जहर होता है, वो तस्करी मत करना, ठीक है? धुतरा फूल जानते हैं? उसको तुम लोग क्या बोलते हो? माइक फूल बोलते हो उसका। धुतरा की इंग्लिश देखी बोले धुतरो। अच्छा, शिव जी को देते हैं, धुतरा ही बोलता है रे, उसको इंग्लिश में क्या बोलता है डोंट नो सर। शिव जी को चढ़ाया जाता है धतूरा, हाँ वही, हिंदी में धतूरा बोलते हैं, मैंने धुतरा बोला, बंगाली में धुतरा बोलते हैं। तो धुतरा फूल का, उसका एक फूल के नीचे एक होता है, उसमें जहर होता है, वो खाने से एकदम खत्म, समझे? परवल होता है ना, आपको बोलेगा ये सब क्या क्या सिखा रहे हो, परवल समझते हो ना? परवल नहीं समझते, बांग्लादेश बोले पटोल, पटोल वेजिटेबल। जो परवल या पटोल होता है, ठीक है, परवल या पटोल नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं उसको? क्या गॉड बोलते हैं उसको? नहीं, बॉटल गॉड तो इसको बोलते हैं, जो भी हो, मुझे अपना देसी भाषा पता है। वो पटोल या परवल जो होता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, रूट होता है ना, वो जहर होता है, बहुत भयंकर। वो सब मेडिसिन पर्पस में या फिर एंटी कुछ चीजें बनाने में काफी यूज करते हैं, ठीक है? तो भयंकर, इसलिए ना ये जो एक बंगाली में एक कॉन्सेप्ट है, बोलता है कि पटोल तुलनी से, इट्स अ वेरी फेमस या इनफेमस जो भी बोलो, मैंने एक कहावत है हमारे इस एरिया में कि अगर किसी कोई मर गया है तो हम लोग बोलते हैं कि पटोल तुलनी से, ठीक है? तो ये पटोल तो एक सब्जी का नाम है, तो सब्जी से कोई कैसे मर सकता है? तो मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली पटोल का जो मूल होता है, माने रूट होता है, वो रूट इतना जहरीला होता है, वो कोई भी खाएगा तो मर जाएगा। अब कोई बोलेगा सर ये सब जहर का, कोई गार्जियन अगर सुन रहा है, ठीक है, क्या सिखा रहा है? क्या बोलेगा, मैंने किसी को जानकारी देना भी आजकल डेंजर हो चुका है, जो भी हो। समझ में आया सर? तो लॉफुल ऑब्जेक्ट का बिजनेस करे, जो लॉ में मना करके रखा है ऐसा चीजों का बिजनेस ना करे। जैसे मैंने आपको अफीम का बात किया, अफीम एक ऐसे चीज से बनता है, क्या हुआ रे? अफीम एक ऐसा चीज से बनता है, उसको हम लोग रेगुलरली ऐसे भी कंज्यूम करते हैं, पॉपी सीड्स बोलते हैं उसको, पॉपी सीड्स या पोस्तो, है ना? हम लोग बंगाली में उसको बोलते हैं पोस्तो दाना, ठीक है? कोई कोई हिंदी में बोलते हैं इसको खसखस, किसी किसी एरिया में। और इसी पॉपी सीड्स का जो खेती होता है, उसी में से निकलता है अफीम, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपियम। तो आप बोलेगा कि मेरे को पोस्तो बहुत पसंद है, तो घर पे पोस्तो का खेती करना चालू कर दिया। एक्चुअली मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को सबसे फेवरेट चीज है। उसका दाम बहुत ज्यादा होता है, कम से कम 2 से 3 हजार टका केजी होता है इसका, 2000 से 3000 रुपीज केजी है इसका दाम है इसका, लेकिन ये मेरा फेवरेट खाना है। हाँ, पॉपी सीड्स का, अफीम का नहीं देखो, अफीम का अलग दाम है, अफीम तो लाखों में बिकता है, ठीक है? वो तो नशा का यूज होता है ना, लेकिन वो तो रेस्ट्रिक्टिव है कि ऐसे ही करता है। आप लोगों के लिए छूट है, पहाड़ी लोगों के लिए छूट है, बहुत सारा चीज है, ठीक है? सरकार को सब पता होता है, लेकिन सबको पता ही है, मतलब तुम लोग उधर भी होता है, आउटस्कर्ट्स में होता है, बहुत पैसा मिलता है, बंगाल में भी कुछ एरिया में होता है। ओपियम वॉर हुआ था, एक बहुत बड़ा ओपियम वॉर हुआ था चाइनीज के साथ ब्रिटिश का। हाँ, अच्छा, और उसी टाइम पे वॉर भी सिचुएशंस क्रिएट हुआ था। इंडिगो तो वो तो नील, इंडिगो जो तुम बोल रहे हो नील है, लेकिन ओपियम का एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ओपियम तो उगा सकते हो, लेकिन लाइसेंस लेके, मेडिसिनल लाइसेंस के साथ। लेकिन अगर एक्चुअली क्या ना, पोस्तो जिससे बनता है वही ओपियम है, उसी का एक हिस्सा होता है जो ओपियम के तौर पे निकल जाता है अलग से, और ये बहुत भयंकर नशा होता है। इवन जो मेडिसिनल पेन किलर्स वगैरह बनता है उसमें ओपियम का बहुत बड़ा यूज है, लेकिन लोग इसका नशा भी करते हैं। ये जहर नहीं है, बट इसका नशा भयंकर होता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओपियम उगाता है ईरान, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान भी उगाता है, इंडिया में भी होता है, पर ईरान और अफगानिस्तान में तो बहुत होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब उगाने में प्रॉब्लम इतना है कि अगर इसको तुम ओपनली छोड़ दो ना, यूथ को तो तुम देखो ना, ऐसे ही इतना सारा रेस्ट्रिक्शन के बाद भी ये पियक्कड़ लोगों का कमती नहीं है ना, नशाड़ी गंजाड़ी लोगों का कमती नहीं है। तुम सोचो अगर ये ओपियम को अगर खुला छूट दे दिया जाए तो क्या हालत होगा सोसाइटी का। मैंने तब उड़ता पंजाब अकेला तो नहीं था, अब उड़ता भारत होगा। मैंने सब एकदम आसमान में, उड़ता भारत में, समझ रहे हो ना। एक्चुअली ये सब नशा करके यूथ को फीलिंग लगता है कि वो आसमान है, चांद पे है, सूरज को भी खा लेगा, जो भी हो। तो ये सब धंधा कर सकते हैं सर? नहीं सर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज का बिजनेस नहीं कर सकते। तो विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। देखो यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट समझ गए। मैं जो जो चीजों का एग्जांपल दे रहा था मोटा मोटी तौर पे, वो सब क्या है? अनलॉफुल है, ठीक है। तो जिस चीज का चीज लॉ मना करके रखा है उस चीज पे हम लोग कुछ भी डील या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अल्कोहल नशा होता है, लेकिन सर उसमें एक्चुअली ओपीएम बहुत भयंकर नशा होता है, माने वो सेंसलेस कर देगा। अल्कोहल पे फिर भी नहीं, नॉट जस्ट इट नॉट अबाउट जस्ट ओपीएम वगैरह इतना खतरनाक है, मैंने तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ओपीएम वगैरह बहुत खतरनाक है। ड्रग्स कैसे होता है? ड्रग्स पे भी तो नशा होता है, लोग मरते थोड़ी है। जो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल अगर रेगुलर कंज्यूम करने से इंसान का खराबी होता है, लेकिन कोई अगर एक आध बार अल्कोहल पी लेता है तो उसका कुछ हो जाता है क्या? कुछ होता नहीं। एक्चुअली अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल भी जो करता है ये लोग भी वही चीज करता है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में कर देता है, ठीक है। और अल्कोहल अगर रेगुलरली लोग यूज कंज्यूम करे तो उसका देखना तुम, अल्कोहल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली अल्कोहल नॉर्मली एक्चुअली क्या है, फ्रूट्स को बहुत सारा प्रोसेस करके ही तो बनाया जाता है, फर्मेंटेड करके। लेकिन अल्कोहल में प्रॉब्लम क्या है, इसको क्यों रिस्ट्रिक्टेड तौर पे बात किया जाता है और क्यों हम लोग इस चीज को एक सीन की तरह मानते हैं? क्योंकि जब कोई अल्कोहल लेता है उसका दिमागी हालत नॉर्मल नहीं रहता, वो अच्छा इंसान भी उस टाइम पे बुरा काम कर सकता है। दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस विद अल्कोहल। इसीलिए अल्कोहल को हम लोग सीन प्रोडक्ट में डाले हैं। लेकिन अगर अल्कोहल एक लिमिटेड मात्रा में कोई लेता है, ऐसे तो मैं बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आज तक कैसा टेस्ट होता है मुझे नहीं पता। सुनने में बहुत लोगों को अजीब लग सकता है कि आज के डेट पे कोई ऐसा बोल सकते हो भी लड़का होके, ठीक है, बट सीरियसली मुझे अल्कोहल का टेस्ट नहीं पता। ये बात अगर कोई मानना चाहे ना मानना चाहे, मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है। पॉइंट भी नोटेड। मैं तो मना करूंगा, लेकिन हाँ अगर कोई थोड़ा बहुत पीता है इट्स ओके, सेंस पे रह के पियो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सेंसलेस पीने का जो आदत लोग बना देते हैं ना, मैं तो पीता हूँ गम भुलाने के लिए, देवदास बन के, ठीक है, फिर देवदास से तुम एक दिन हरिदास बन जाओगे, क्या बन जाओगे कुछ नहीं पता, ठीक है, वो बहुत खतरनाक चीज है। बाकी तुम बोलेगा कि ओपीएम को लीगल करके या फिर किसी दूसरे चीज को क्या बोलते हैं उसको, ब्राउन शुगर को लीगल करके उसमें भी सरकार जीएसटी कमा सकता है, ठीक है। तो अल्कोहल और ये सब चीज में बहुत अंतर है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। मैंने तुम ऐसे डायरेक्ट कंपेयर कर नहीं सकते। ये नशा और वो नशा में बहुत फर्क होता है, तो क्या बोलेगा, छोड़ सर। अच्छा, और एक क्या बात है सर, एक तो लॉफुल का कॉन्सेप्ट था और दूसरा एक था नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। माने गवर्नमेंट ने उसको एक्सप्रेस करके कहीं पर भी वॉइड नहीं किया है, इसी चीज का हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है? कैंसिल। माने अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या किसी पर्टिकुलर सर्विस पे वॉइड कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है, तो फिर हम उस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आगे आगे मैं उससे और भी चीजों पे बात करूंगा, एग्जांपल तो बहुत निकल सकता है, आगे भी दिया हुआ है। जैसे मानो कि अभी चाइना का बात कर रहा था, अब मानो अभी इंडिया के साथ चाइना का दोस्ती है, एनिमी नहीं है चाइना हमारा, ठीक है, लेकिन हाँ एक मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक टेंशन सिचुएशंस ऑलवेज चाइना के साथ रहते हैं। टेंशन होना एक दूसरा चीज है और एनिमी होना अलग चीज है। टेंशन बेसिकली बॉर्डर एरियाज को लेकर टेंशन है, ठीक है। और चाइना को अगर बस चले तो वो पूरा भारत को ही बोलेगा मेरा है बोल के ले लेगा। अभी जो चाइना का जो एटीट्यूड बना है, क्योंकि वो इतना पैसा वाला बना है ना, वो अमेरिका को भी डरता नहीं है आजकल। पहले जैसे लोग अमेरिका को डरता था, अभी चाइना बोलते कौन है अमेरिका, हम देख लेंगे, और ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। और चाइना का इतना भी पावर बन गया कि वो पूरा एकदम साउथ एशियन कंट्रीज पे अपना दम जमाना चाहता है,
सबको। पाकिस्तान को क्या करके रखा है देखो, श्रीलंका के साथ क्या किया था, जिम्बाब्वे, अफ्रीकन नेशंस पे भी कर्जा दे दे के पूरा कंट्री को अपना बना ले रहा है। तिब्बत में तो क्या किया है छोड़ ही दो सर। सबसे खराब मुझे तिब्बत का लगता है। साधु लोग अपना रह रहा था, क्या दिक्कत था, क्या दिक्कत था? वो लोग तो साधु है, साधु समझते हो ना, दे आर प्योरली स्पिरिचुअल सीकर्स, प्योरली पूरा तिब्बतन कम्युनिटी स्पिरिचुअल सीकर्स। उनको तुम क्यों हड़प रहे हो भाई, क्यों? ये मुझे समझ में नहीं आया। ये मुझे चाइना का सबसे, बाकी देखो पॉलिटिकली बहुत सारा लोग बहुत सारा चीज करता रहता है, लेकिन तिब्बत के साथ जो किया ना, वो मुझे समझ में आज तक नहीं आता। और यूनाइटेड नेशंस आज तक इसके बारे में कुछ नहीं कर पा किस मैंने इसको, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं है, भाड़ का यूनाइटेड नेशंस। सीरियसली क्या किया फिर? ठीक है, मैंने कुछ दम होते यूनाइटेड नेशंस पे तिब्बत को ये करके दिखाए तो मैं समझूंगा। तिब्बत को क्यों किया भाई? और चाइना हमारा डायरेक्ट पड़ोसी कभी नहीं था, इंटरेस्टिंगली तिब्बत लेके वो चाइना हमारा डायरेक्ट पड़ोसी बना है, और जब से वो डायरेक्ट पड़ोसी बना है तब से टेंशन बढ़ा है। ये भूटान में, अरुणाचल में, ये पूरा जगह में जो प्रॉब्लम करके रखा है, रिसेंटली भूटान में फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। उनका एक एरिया में वो लोग ऑलरेडी घुस गया है, ठीक है, और डोकलाम जो है वो सिक्किम और भूटान के बीच में, सिक्किम इंडिया का है, भूटान अपना इंडिपेंडेंट है, सिक्किम और भूटान के बीच में भूटान का एक एरिया है, उसको डोकलाम बोलते हैं। वो बेसिकली एक पास है, माउंटेन पास है, उसको समझ में आएगा माउंटेन पास क्या होता है। अब माउंटेन पास क्या होता है, किसी भी एरिया में तुमको इजी एंट्री दे देता है। अब चाइना क्या चाहता है, भूटान का जो माउंटेन पास है डोकलाम, उस एरिया में अपना दम जमाना चाहता है। अगर उसको डोकलाम मिल जाता है, फिर वो पूरा नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करना चाहता है, सिलीगुड़ी का जो चिकन स्नेक है उसको अलग करके। ऐसा एक थ्योरी है। ऐसे ये कुछ लोग वीडियो बना बना के इतना बोला है, लोगों को लगता है कि अभी चाइना आएगा और चिकन स्नेक खा जाएगा। ऐसा नहीं है, इतना भी आसान नहीं है सर। हम लोग भी यहाँ पर चुपचाप बैठे नहीं है, और वो ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर कभी टेंशन सिचुएशंस बढ़ता है, मैंने होता है ना वर्ल्ड वॉर सिचुएशन जैसे होता है, अगर कभी वर्ल्ड वॉर सिचुएशंस क्रिएट होता है तो ये सब सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। तो अभी से ये सब चीजें सिक्योर रखना जरूरी है। अब वो डोकलाम एरिया में भूटान भी यहाँ पर गेम खेल रहा है, बोल रहे कि वो डोकलाम भूटान छोड़ देगा, और बदले में एक चाइना उसका एक दूसरा एरिया लेके रखा है जो उनके लिए स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे माइंड गेम खेलता है। मैंने जैसे मानो स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंट जैसे होता है ना, जैसे हम लोगों का कैलाश जो आज तिब्बत में ही आता है, ठीक है। अब कैलाश में तो हम लोगों का पूरा पूरा क्लेम नहीं है, लेकिन क्योंकि कैलाश में सिर्फ हम लोगों का नहीं, तिब्बतांस का भी सेम स्पिरिचुअल वैल्यू है, और इंडियंस का भी सेम। हिंदू लोगों का सबसे हाईएस्ट एरिया माना जाता है कैलाश। जैसे मुस्लिम में लोग मक्का मदीना जाते हैं, हमारे धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, या जैनी धर्म के हिसाब से, बुद्धिज्म के हिसाब से, एंड तिब्बतांस का जितना सारा भी रिलीजियन है सबके हिसाब से कैलाश माउंटेन सबसे स्पिरिचुअली सबसे हाईएस्ट प्लेस माना जाता है। इसका एक कॉमन चीज मैंने निकाला सर, सब कोई कैलाशी क्यों जाना चाहता है? वाई? ये जितना भी सीरियसली, अब हिंदू लोग बोलेगा हमारा भोले बाबा उधर है, ठीक है, तो जैनी का किसके पास जा रहा है? जैनी का भोले बाबा नहीं है, जैनी का अपना नाम है, ठीक है। ऋषभ देव बोल के उनका एक तीर्थंकर माना जाता है। तो मैंने कंपेयर किया एक दिन बैठ के कि भाई ये जो शिव जी है यही ऋषभनाथ है, ठीक है। और तिब्बतांस भी उनका अपने नाम पे जो लैंग्वेज में वो लोग बोलते हैं, मुझे लैंग्वेज नहीं पता, उनका भी जो नाम से बोलते हैं एक ही है, सब अपना अपना नाम देके बनाया है, और हिस्ट्री उस तरह से बना है। क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारा चीज चेंज कर देता है, क्योंकि सबको कैलाश काय को जाना है, और वो कैलाश अभी तिब्बत में, लेकिन तिब्बत चाइना के पास है। अब कैलाश छोड़ो, लेकिन मानो आज कोई अमरनाथ को बोल देगा हम ले लेंगे, जैसे चाइना तो बहुत कुछ कर ही रहा है कश्मीर में, अब मानो अमरनाथ ले लेता है। अब अमरनाथ में लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है ना, अब दूसरे साइड में वो गेम खेल रहा है, एक तरफ एक जगह ले लेगा, दूसरी तरफ दूसरी जगह ले लेगा, जो स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उसके साथ गेम खेलेगा। एक काम करते, तुमको ये छोड़ देंगे, बदले में वो दे दो। इस तरह से किया है। लद्दाख का जो अक्साई चीन वाला पार्ट है, जिस एरिया में पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई रह नहीं सकता, पहले अरुणाचल को कैप्चर कर लिया था। अरुणाचल को कैप्चर करके फिर, हाँ, अरुणाचल को जो ऊपर वाला हिस्सा है, सीला पास बोल के वहां पर एक पास है, ठीक है, कभी जाना, वो सीला पास का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी अरुणाचल जाने से पता चलेगा। अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लिया था, एक पूरा हिस्सा वो, ये 65 के आसपास हुआ था, इंडो चाइना वॉर, जिस वॉर में इंडिया चाइना के पास हार गया था। दैट इज ट्रूथ। और हम लोग यहाँ पर पाकिस्तानी की तरह झूठ नहीं बोलते, हारे तो हारे ही थे। बदले में फिर बहुत मुश्किल के, अरुणाचल नहीं ले सकते आप, ठीक है, तो फिर बाद में अक्साई चीन, नेहरू जी ने अरुणाचल के बदले डील किया,
कि ठीक है तुम अक्साई चीन ले लो, और उस अक्साई चीन के कारण जो एक्चुअली पीओके का पार्ट है, उस अक्साई चीन के कारण बाद में जब पाकिस्तान ने जब पीओके को लिया, जो कश्मीर का हिस्सा है, अक्साई चीन से चाइना ने क्या किया कि अक्साई चीन से रोड बनाया पाकिस्तान जाने के लिए, और पाकिस्तान से पूरा मिडिल ईस्टर्न अफ्रीकन नेशंस के साथ ट्रेड करना। ये सब जियोपॉलिटिकल चीजें ना क्या है ना, आप माथा घूम जाएगा आप लोगों का। मैं कभी कभी इसको लेके पढ़ जाता हूँ, माथा खराब कर लेता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि इट्स रियली बहुत टेंशन वाला जाए। जो भी हो, अब मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि मानो चाइना के साथ हमारा वार सिचुएशन है और आपका चाइना के साथ अच्छा बिजनेस चलता है, मानो कि हर्ष के साथ चाइना का अच्छा बिजनेस कॉन्सेप्ट चलता है। अब भारत ने बोल दिया कि चाइना हमारा एनिमी कंट्री है, कोई चाइना के साथ डील नहीं करेगा। अब हर्ष बोलते हैं नहीं, मेरा करोड़ों का डील बेकार हो जाएगा। तुम जितना भी डील बेकार हो जाए, तुम ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड विद एनिमी नहीं चलेगा। करेंटली इट्स ओके, करेंटली इट्स ओके, बट अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि ट्रेड विद एनिमी नहीं चलेगा, वो वार सिचुएशन से, एनिमी सिचुएशन से, तो नहीं कर सकते। टिकटॉक कैसे बैन किया था, वी नो दैट। जिस टाइम पे टिकटॉक बैन किया गया था, उस टाइम पे एक्चुअली चाइना फिर से उसी अक्साई चाइना के पास एक लेक है कश्मीर में, जो मैंने लद्दाख साइड में, उस लेक के ऊपर वो कब्जा बना रहा था, और उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने ये सब किया। कितना 21 एप्स ऐसा कुछ था ना, कितना 50 एप्स को पूरा पूरी बंद कर दिया था। तो समझ में, तो अनलॉफुल, समझ रहे, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियरली एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? माने सरकार ने अगर उसके बारे में कहीं पर भी कैंसिल नहीं किया है, तभी जाके तुम उस पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब इतना सारा यहाँ पर बात लिखा नहीं है, ये सब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बुझते बात चीज। तो चलो अब एकदम सीधा पढ़ाई वाला बात कर लेते हैं। सर अब तक क्या चल रहा था? सर अब तक पढ़ाई वाला बात नहीं चल रहा था, दिमाग को दही बनाया जा रहा था। The analysis of the provisions of Section 10 shows that a valid contract must have following essential elements: proper offer and proper acceptance. Proper offer, proper acceptance means there must be at least two parties, one making the offer and the other accepting it, है ना? शुरू में ही रिक्शा वाला का एग्जांपल दिया था। Such offer and acceptance must be valid. वो offer acceptance क्या होना चाहिए? Valid होना चाहिए. An offer to be valid must fulfill certain conditions, such as it must intend to create legal relations. तो क्या मतलब है? एक बंदा ऑफर कर रहा है, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा, तो ऑफर एक्सेप्टेंस में ना उस काम को करने का एक इच्छा होना चाहिए। माने जो डील में हम लोग आ रहे हैं उसको पूरा करेंगे, आजकल की तरह नहीं चलो यार 2 मिनट के लिए मेरा ये दोस्त बन जाओ, वो दोस्त बन जाओ, फिर 2 मिनट बाद ब्रेकअप हो जाए, पैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अगर किसी चीज को करना है, हाँ तो हाँ। इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किसी भी काम को अपना अंजाम तक पहुंचाना, समझे सर? इस चीज को बोलते हैं यहाँ पर टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन सच इट मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अगर तुम जैसे मानो अगर हम बोल रहे हैं कि हम तुमको पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ दिन पढ़ाने के बाद सुनो ना मैं ना सोच रहा हूँ कि पढ़ाना बंद कर रहा हूँ, मेरे को ना पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, मैं सब्जी बेचूंगा। ठीक है, बात को समझे। कुछ किसी को मानो ऐसे के लिए कुछ देर बाद मानो रिक्शा वाले के साथ डील हुआ या फिर बस वाले के साथ, बस वाला कुछ देर तक गया, सुनो ना मेरे को ना आज और बस चलाने का मन नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा सा बीड़ी फूकूंगा कुछ देर तक, फिर ना मैं बस को लेके ना अपने स्टैंड पे लगा दूंगा, आज और नहीं, आप लोग उतर जाओ। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपके घर में मानो काम वाली बाई काम करने आए, झाड़ू मारा, फिर आज मैं झाड़ू मारने का मर नहीं है, एक घर का झाड़ू मारा, फिर हम जा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग नॉर्मली अपने साथ बहुत करते हो, किताब खोलते हो और फिर 2 मिनट बाद बंद कर देते हो। ठीक है, किताब खोलते हो, जैसे मानो कि जिस दिन क्लास नहीं रहता है या फिर यहाँ से जाने के बाद, ठीक है 2 मिनट खोलते हो कि क्या पढ़ा है, चलो देखते हैं, क्या पढ़े यार, सिर्फ बंद कर। मैंने एक्चुअली क्या है, इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। बात समझ में आ रहा है? लीगल रिलेशन मैंने एकदम कोई कोर्ट उठा, सुप्रीम कोर्ट उठ के नहीं आ जाएगा तुम्हारे घर पे, हे काम करो, चंद्रचूड़ जी देख रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी है। इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मैंने उस चीज को बोलते हैं कि जो काम हाथ पे लिया गया है उस काम को कंप्लीट करना है, तो इट्स टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। अच्छा, जो भी टर्म्स कंडीशन उसका लगेगा वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन माने दोनों पार्टी को एकदम इक्वली समझ में आना चाहिए,
दुकानदार कुछ बोल रहे, कस्टमर कुछ और समझ रहा है। मानो मैं रिक्शा वाले को, रिक्शा पे तो हावड़ा नहीं जा सकते यहाँ से, क्या करना पड़ेगा? टैक्सी। मैं टैक्सी वाले को बोल रहा हूँ हावड़ा, वो बोल रहे सियालदा, ठीक है। मैं बोला उसको हावड़ा, वो मेरे को लेके जा रहा है सियालदा। मैंने बेसिकली क्या है कि टर्म्स ऑफ द जो कम्युनिकेशन है वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन हो गया है। तो अनसर्टेन चीजों पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे एक जगह है यहाँ पर, एक हावड़ा है और एक हावड़ा है, ठीक है। तो शुरू शुरू में ये काफी लोगों को दिक्कत होता है, स्पेशली जो लोग नॉट 24 परगना में एक जगह है, ये नॉट 24 ही है, इसका थोड़ा एक्सटेंशन में थोड़ा सा टुवर्ड्स बांग्लादेश की तरफ अगर जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें एक जगह मिलता है हावड़ा बोल के, एक टाउन है, ठीक है। यहाँ से बस भी चलता है। तो मानो कि कोई हावड़ा से है तो बोल रहे हैं दादा हावड़ा हावड़ा, अब और टैक्सी में चला। अब ज्यादातर टैक्सी वाला हावड़ा नहीं जाता, वो हावड़ा जाता है, ठीक है। तो टैक्सी वाला मानो कि थोड़ा बाहर से है, टैक्सी वाला उतना पता नहीं हावड़ा बोल के कोई जगह है बोल के हावड़ा बोल रहा है। एक्चुअली हिंदी टर्म में बहुत लोग हावड़ा को हावड़ा बोलता है। कभी सुनना सर, ठीक है, मैं बिहारी टोन में काफी लोग कहा हावड़ा हावड़ा जाएगा ऐसा करके बोलता है, हावड़ा नहीं बोलता है। क्या बोलते तुम लोग, क्या बोलते बोलो एक बार, ठीक से बोल, मजाक नहीं। तुम कभी थोड़ा, जो लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में है उनसे कभी बात करना, जो थोड़ा पुराना सोच का है। हाँ देखो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम बोलो ना उस बात को, बोलता है ना, समझ रहे। अब मानो कि वो हावड़ा बोल रहे हैं और इधर भी हावड़ा है, अब हावड़ा लेके चले गया। तो सेम थिंग सेम सेंस में अगर नहीं होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंसस एडिडेम, आगे आगे पॉइंट आएगा, ठीक है। सेम थिंग सेम सेंस दोनों पार्टी में होना चाहिए, मतलब मेरा हावड़ा हावड़ा ही होना चाहिए, हावड़ा नहीं हो जाना चाहिए, समझे सर। तो जब तक सेम थिंग सेम सेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको यहाँ पर बोलते हैं अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस माने, एम्बिगियस का मतलब होता है जो धुंधला होता है। धुंधला समझते हो ना, माने जो क्या बोलते हैं उसको, माने क्लियर नहीं है, हाँ ब्लर, वेरी गुड सर, ठीक है। ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए दोनं पार्टी का कॉन्सेप्ट। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिनके साथ हो रहा है उन्हीं को बोलो, भाया मत क्या करो, समझ रहे हैं। जिसको बोलना है उसी को बोलना, किसी का भाया मत हो जाना। बंदा समझ गया, तुम लोग नहीं समझ पाए। An acceptance to be valid must fulfill certain conditions, but उसी को बोलना सर जो सुन सकता है, दूसरे लोगों को बोलेगा तो थप्पड़ खाएगा। Such as it must be absolute and unqualified. It must be made in prescribed manner. It must be communicated by an authorized person before the or offer lapses. Before the offer lapses, मैंने ऑफर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? बहुत केस में ना ऑफर एक्सेप्टेंस, मैंने बेसिकली जो ऑफर करता है, तो ऑफर को भी एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मानो एक टैक्सी वाला रास्ते में बोल रहा है दादा हावड़ा जाना है, अब उसने बोला, आप बोल रहे हो रुको बाजार करके आके बोलते हैं, तो वो टैक्सी वाले का ऑफर थोड़ी ना बाजार करके आने तक का था, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ना घर जाता हूँ, घर पे जाके बैठता हूँ, सो के आता हूँ, फिर तुमको बोलता हूँ कि जाना है कि नहीं जाना है। एक्चुअली मेरे जाना है, बट कब जाना है पता नहीं, तुम रहोगे ना 2 घंटा। कुछ लोग ऐसे ऐसे दिमाग खराब करने वाला बात करता है, मैं सुना हूँ। तुम रहो अभी इधर ही रहो। एक बार एक सुनो, एक मेरे साथ ही हुआ एक बार। मेरा एक नोन वाला है, यहाँ से न्यू टाउन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से न्यू टाउन जाने के लिए एक रिक्शा बुक किया। यहाँ से रिक्शा वाले को बोला कि हम जाएंगे और वापस तुम्हारे साथ ही आएंगे, लेकिन इतना बदमाश है, न्यू टाउन में जाके रिक्शा वाले को जाने का भाड़ा दिया, मैंने यहाँ से जो गया वो वाला भाड़ा दिया, लेकिन उसको बोल के रखा कि हम आएंगे, लेकिन और नहीं गया। रिक्शा वाला खड़ा ही है, रिक्शा वाला वहीं पर चुपचाप खड़ा हुआ है कि कब आएगा और वापस उन्हीं को लेके जाएगा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से न्यू टाउन रिक्शा लेके बहुत कम लोग जाते हैं। तो रिक्शा वाले के लिए बहुत ही अनकॉमन कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वो यहाँ से वापस रिक्शा वाला उसको भाड़ा मिलेगा किस्टोबल, तो वो इसीलिए गया है, जाने में 100 रुपया, आने का 100 रुपया, यही सोच के गया है, लेकिन वो लोग जाके धोखा दे दिया। ये तो गलत बात हुआ ना सर। एग्जैक्टली ना, अब वही ना, यही, अब वो गरीब था इसलिए लूट लिया। ये जो बड़ा लोग जो गरीबों को लूटता है ना, यही तो होता है प्रॉब्लम।
फिर बाद में वही गरीब लोग जब जाग जाता है तब हम लोग बोलते हैं देखो सोसाइटी बिगड़ गई। समझ रहे सर? चलो समझ में आ गया सर प्रॉपर ऑफर प्रॉपर एक्सेप्टेंस कैसे होता है? क्या हुआ तेरे को नींद आ गया? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बोल दिया था ऑलरेडी। हाँ सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है। X invited Y to a dinner. Y accepted the invitations. It is a social agreement. If X fails to serve dinner to Y, Y cannot go to the court of law for enforcing the agreement. कि मेरे को भूख लगा था पर मेरे को खाना नहीं दिया, कोर्ट पे केस नहीं कर सकते क्योंकि ये जो डिनर में इनवाइट करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल एग्रीमेंट है। सामाजिक विषय कोर्ट ऑफ लॉ में डील नहीं होता है। समझे? सामाजिक विषय, लेकिन कुछ कुछ केस में सामाजिक विषय प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। गलत मत लेना, एक पॉइंट है। आज ही एक घटना ऐसा हुआ है राजस्थान के कोटा में, विथ ऑल रेस्पेक्ट, किसी का रिलीजियस बेसिस पे बात नहीं करूंगा, बट राजस्थान में कोटा में हुआ है। गणेश चतुर्थी था, तो गणेश चतुर्थी के दिन एक स्कूल था, स्कूल के ग्रुप में गांव वाले मैंने विलेजर्स भी है और स्कूल के बच्चे लोग भी है, उनका गार्जियन भी है। मेरे विलेजर्स मैंने ऑब्वियसली स्कूल के नॉर्मल, और उसमें स्कूल में हेडमास्टर्स भी है, सबको ही है। कोटा का एक गांव का कहानी है, मैंने कहानी नहीं है, सच का है, 2 दिन पहले का केस है। हेडमास्टर को पुलिस उठा के लेके गया, तो बोले पुलिस को हेडमास्टर क्यों उठा लेके जा रहा है? तो बेसिकली गणेश चतुर्थी के दिन व्हाट्सएप ग्रुप में गांव वाले ने पोस्ट किया हैप्पी गणेश चतुर्थी, हेडमास्टर ने उसको डिलीट कर दिया, तो सबको लगा कि एक्सीडेंटली डिलीट हो गया होगा। फिर सेकेंड टाइम और एक जन ने 1-1.5 घंटा बाद हैप्पी गणेश चतुर्थी किया, फिर उसको भी डिलीट कर दिया गया। अब गांव वाले को डाउट होने लगा, उसका हेडमास्टर के पास ही उसका मैंने एडमिन था, ठीक है, तो वो डिलीट कर रहे हैं। तो फिर सीधा जाके बोला कि क्या कर रहे हैं आप, बार बार हम लोग हैप्पी गणेश चतुर्थी कर रहे हैं, आप बार बार डिलीट क्यों कर रहे हैं? और ये कोई खराब मैसेज तो नहीं है, गणेश पूजा पूरा भारत में होता है और इसमें हैप्पी गणेश चतुर्थी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और इसमें तो किसी का बुरा ही नहीं हो रहा है, तो क्यों डिलीट कर रहे हो? तो टीचर ने बोला नहीं, ये सब स्कूल ग्रुप में ये सब नहीं चलेगा। तो स्कूल ग्रुप में तो बहुत सारा बात, एक ग्रुप होगा जिसमें सारा विलेजर्स होगा, तो मेरे लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट था, उस मैंने बेसिकली कुछ कम्युनल मैटर है, ठीक है, वो वहां पर पोस्ट होने नहीं देगा उस चीज का। ये तो हो गया हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट। अब सिंपल पुलिस आया, हेडमास्टर को उठाया, किस, अब यहाँ पर देखो उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, एक सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप का एक मैसेज को डिलीट किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। सामाजिक विषय है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आना ही नहीं चाहिए था, ये पूरा केस में कॉन्ट्रैक्ट था कहीं पर भी, एक नॉर्मल सामाजिक विषय है, पुलिस को भी उठाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये लोकल हार्मोनी को नष्ट करेगा तो यहाँ पर पेनल कोड लग जाएगा, क्योंकि ये तो लोकल हार्मोनी। समझ गया तो फिर चुप रह जा, ठीक है। देख मैं हार्मोनी नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, मैं स्टार्टिंग में कितना चेतावनी दिया, लेकिन मैं क्यों बोला, क्योंकि ये सब विषय के बारे में आप लोग एडुकेटेड हो, मुझे पता है कि मैं आपके साथ बोल सकता हूँ। मैं ये बात मैं रास्ते में जाके नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से कर सकता हूँ। आप यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट भी है, हिंदू स्टूडेंट भी है, जैनी भी है, बुद्धिस्ट भी है, सिख भी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये एक बेसिक चीजें था, ये सोशल मैटर था, लेकिन इस चीज में लॉ एंड ऑर्डर क्यों आएगा? लेकिन क्यों आ गया? क्योंकि जब सोशल हार्मोनी में प्रॉब्लम होगा ना, एक सामाजिक एक, अच्छा इस चीज में कोई बुराई तो नहीं था। अगर मानो ईद के दिन, जैसे मेरे को भी बहुत सारे स्टूडेंट है, ईद के दिन मेरा दोस्त लोग भी मुझे ईद पे इनवाइट करते हैं, मैं भी उन्हें हैप्पी ईद करता हूँ। बुद्धि सिख जैसे मेरे जो स्टूडेंट लोग हैं, जो गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है उन दिन विश करते हैं, तो क्या अगर उनका विश मेरे आज में आता है तो क्या मेरा हिंदुत्व बिगड़ जाएगा? ठीक है, तो ये हार्मोनियल कॉन्सेप्ट को क्यों नष्ट करना? और जब गांव वाला कर रहा है, क्यों भाई पुलिस उठा के लेके गया उसको, अब क्यों नहीं करेगा? अब गांव वाला तो बोलेगा ना इनको भगाओ यहाँ से, अब भगाने से पहले तो पुलिस उसको जाकर बोलेगा, सिंपल। तो कॉन्सेप्ट कई बार सोशल होता है, बट सोशल चीज भी कई बार इतना बिगड़ जाते हैं, तब उसमें लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। इसको समझाने के लिए मैंने आपको कुछ केस बोला रियल लाइफ से उठा के, लेकिन आप लोग इस बात को उल्टा सीधा एंगल से मत लेना, ठीक है। अब ये हिंदू भी मुस्लिम के केस में बिगाड़ सकता है, मुस्लिम भी हिंदू के केस में बिगाड़ सकता है, सिख जैन कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे हमारा देश थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, धीरे धीरे समझ जाएगा सर।
लेकिन एक चीज है सर, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में भी हम लोग जानते हैं कैसे रहना होता है। ये बहुत खूबी है इंडिया का। ये चीज आप जब तक बाहर नहीं जाओगे आप नहीं समझ पाओगे। अंदर रह के लगता है कि कितना प्रॉब्लम है देश में, एक बार बाहर जाओ फिर देखो इंडिया को, तो तुमको लगेगा भी इतना सुंदर देश और हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतना प्रॉब्लम के बावजूद भी हम लोग एक साथ रहते हैं। अब कोई बोलेगा सर और कोई जाने का जगह नहीं है। चलो मैंने ये क्या बोलेगा तुमको, देखो सर। अच्छा तो समझ गया। तो फिर यहाँ पर क्या एक्स केस कर पाएगा कोर्ट में कि वाई ने मेरे को डिनर पे बुला के खाना नहीं खिलाया? केस कर पाएगा? मैंने तुषार ने स्नेसिस को बुलाया कि भाई आप पार्टी है आज, फिर गया, बोले भाई क्या ऐसे ही तो बुलाया। अच्छा देखो, but even a business agreement may not be enforceable by law where the agreement so provide. For example, Ross and Frank Company versus Crompton Brothers का केस यहाँ पर दिया। The agreement entered into stated that it will not be subject to legal jurisdiction in the law court. The agreement was not enforceable by law as the parties never agreed to create legal obligation despite being business agreement. यानी अगर business agreement में वो लोग कभी भी लीगल कॉन्सेप्ट को आने नहीं दिया तो फिर बिजनेस कॉन्सेप्ट में भी वो चीज लागू नहीं होगा। मैंने सिमिलर काइंड ऑफ मैंने बिजनेस एग्रीमेंट था बट उसको कोर्ट ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट से कभी नहीं जोड़ा वो लोग। मैंने जैसे कि एक सोशल एग्रीमेंट चल रहा है, तो जब तक वो चीजें लीगली एनफोर्सेबल सिचुएशंस में नहीं आएगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा, एक बिजनेस डील में पूरा प्रॉपर बिजनेस डील का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो कोर्ट ऑफ लॉ उसे भी एनफोर्स नहीं कर सकता, उसको भी सोशल एग्रीमेंट की तरह डील कर। ये चीज हुआ था रॉस एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स 1925 का, इंग्लैंड का केस होगा सर। हम लोगों के लॉ में मैक्सिमम केस इंग्लैंड का ही दिया जाता है क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872 से चले आ रहा है और जितना भी डेवलपमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स तुमको दिखेगा सब इंग्लैंड वाला ही मिलेगा। वेरी फ्यू एग्जांपल्स आपको बाद में मिलेगा जो इंडिया वाला मिल सकता है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज क्या है कि the parties to an agreement must be competent to contract. In other words, they must be capable of entering into a contract. According to section 11 of Indian Contract Act, every person is competent to contract who is of the age of majority. Majority माने 18 प्लस, ठीक है। He is subject माने जिस लॉ का वो सब्जेक्ट है, माने मेजोरिटी माने जिस लॉ का, माने इंडियन लॉ का सब्जेक्ट है उस लॉ के हिसाब से। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड माने वही, एंड इज माने पागल नहीं होना चाहिए। साउंड माने अनसाउंड नहीं होना, माने क्या, पागल नहीं है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, ठीक है। गाना है ना एक, सुने हो किसका? ओह अच्छा, उतना नहीं पता मुझे, गाना सुने। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। अनदर पॉइंट, अगर किसी को लॉ ने कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट करने में डिस्क्वालीफाई नहीं किया होगा, इसका मतलब है अगर किसी के अगेंस्ट पे क्रिमिनल केसेस है, ठीक है। अगर क्रिमिनल केसेस है तो क्रिमिनल के साथ कोई डील कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो फिर लॉ क्या बोलेगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। समझे कि नहीं? इन अदर वर्ड, द पर्सन मस्ट बी मेजर, मस्ट बी साउंड माइंड। क्या क्या करना चाहिए सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? मेजर होना चाहिए माने 18 प्लस, साउंड माइंड वाला होना चाहिए, एंड मस्ट नॉट बी डिक्लेयर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। माने अगर किसी पर्टिकुलर मैटर पे उसको सरकार ने ही किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट करने में रोक लगा दिया, से फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ना एक्ट के हिसाब से, हाँ इंसॉल्वेंसी वाला, तुमने किसी का पैसा मार दिया, ठीक है, मैंने पैसा मार दिया और फिर बाद में तुम अपने आप को बैंकरप्सी, कोर्ट ने तुमको बैंकरप्सी कर दिया। अब मानो तुमको कुछ इनकम आ रहा है, ठीक है, तो इनकम तुम अगर कोर्ट तुमको बैंकरप्टेड कर दिया और तुम्हारा इनकम जनरेट हो रहा है तो उस इनकम पे तुम्हारा हक नहीं है, उस इनकम पे कोर्ट का हक है। फिर कोर्ट उस इनकम को लेने के बाद जिनका जिनका पैसा तुमने बाकी रखा क्रोनोलॉजिकली उसको चेक करके फिर उनका पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो तुम्हारा। समझे सर? माथा में जा रहा है ना बात? एक से माइनर borrowed 8,000 from Y and executed mortgage of his property in favor of the lender. This was not a valid contract because X is not a competent to contract. X यहाँ पर कौन है? माइनर है, ठीक है। X यहाँ पर माइनर है, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। एक से माइनर borrowed 8,000 from Y and executed mortgage of his property in favor of the lender, ठीक है। लेंडर माने जिसने लोन दिया, माने बेसिकली सिंपल है, X ने 8,000 टका लोन लिया and executed a mortgage of his property, और बदले में अपना एक प्रॉपर्टी, मान कि तू माइनर है और मान कि मैं तेरे को लोन प्रोवाइड किया,
तो मैं तेरे को 8,000 टका का लोन दिया, बदले में तेरा कुछ प्रॉपर्टी है वो तो तू मेरे पास क्या किया, मॉर्गेज रख दिया, लेकिन तू क्या है, बच्चा है, बच्चा, समझे, बाई एज 18 से नीचे है, एंड दिस वाज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एक्स इज नॉट ए कॉम्पिटेंट, माने तू बेसिकली यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि तू माइनर है, एंड देयरफॉर द मॉर्गेज वाज नॉट वैलिड, और तेरा दिया हुआ मॉर्गेज भी वैलिड नहीं है, एंड द मनी एडवांस टू माइनर कुड नॉट बी, तेरे को मैंने जो 8,000 दिया ना वो गया पानी में, 8,000 गया, मैं रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है, सिंपल। हाँ, अगर तू आके देना चाहेगा मैं ले लूंगा, वो अलग बात है, बट अगर तू बिना मैंने दे के चला गया, ठीक है, तो तू कर सकता है, मेरा कोई लीगल क्लेम नहीं आएगा तेरे ऊपर, मैंने जिंदगी में जितना चोरी करना है माइनॉरिटी पे ही कर लो। यही सब तो बुद्धि लगाता है, कुछ माइनर लोग तो बुद्धि लगा नहीं सकते, देखना जितना भी बड़े बड़े क्राइम कराते हैं ना, सब माइनर को यूज किया जाता है। 2016-17 में एक जन को नोबेल मिला था, तुम जानते हो उनको, पाकिस्तान से एक लड़की को मिला था ना, मलाला यूसुफजई बोल के, उसी टाइम पे हमारे भारत का भी एक जन को मिला था, किसी को पता है? पाकिस्तान के मलाला को पता है, बट भारत के किसको मिला था नहीं पता, एक साथ मिला था इंटरनेशनल पीस के ऊपर, उनका नाम है सत्यार्थी, चेक कर लो, नोबेल लॉरेट सत्यार्थी बोल के लिखो, पूरा नाम क्या है, सत्यार्थी, क्या सत्यार्थी, याद नहीं आ रहा है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, सत्यार्थी है इतना तो श्योर है, क्या नाम है पूरा? कैलाश सत्यार्थी। ये ऑनलाइन में सब कनेक्टेड है, आवाज आ रहा है मेरा? बहुत देर से मैं पूछा नहीं। हेलो, यस सर। ओके सर। तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिला था सर, किस पर्पस में मिला था? उन्होंने जो इंटरेस्टिंग काम किया था वो ये है, अभी भी करते हैं, दुनिया भर में जितना भी माइनर है, जिनको बेसिकली माइनर है पर उनको गलत काम पे यूज किया गया, और वो भी ट्रांस बॉर्डर, यानी नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, जिनको क्रिमिनल पर्पस में यूज किया गया उनको वहां से उद्धार करते हैं, और फिर उनको एनजीओ के थ्रू से, जैसे तू भी एक एनजीओ चलाते, तेरे एनजीओ के बारे में एक दिन मैं सुनूंगा कि क्या है, तो उन्होंने अपने एनजीओ के थ्रू से वैसा ही ट्रांस बॉर्डर से जितना भी ऐसे माइनर बच्चे लोगों को जो मैंने निकालते हैं उस प्रॉब्लम से, बहुत ही खतरनाक काम है, फिर वहां से निकालने के बाद उनको एजुकेशन देते हैं, फिर एजुकेशन देके उनको नॉर्मल लाइफ देते हैं, बहुत बड़ा कॉज में काम करते हैं। कैलाश सत्यार्थी, जानो इनके बारे में? ठीक है सर, समझ गए? तो फिर 3 इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट पढ़ लिया हम लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सेकेंडली हम लोगों ने देखा कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, उसका भी एग्जांपल हम लोगों ने दिया, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ओ सॉरी लॉफुल कंसिडरेशन तो अभी तक बोला नहीं, क्या मैंने बोला अभी तक, और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन बहुत सिंपल है, किसी सही चीज के बदले सही चीजों का लेन देन करो, प्रोडक्ट के बदले कैश दो, कैश एक सही चीज है ना देने के लिए सर, जैसे इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, बदले में क्या देते हैं, कैश देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट का लेन देन करो, या वो कैश और प्रोडक्ट का लेन देन करो जो लेन देन लायक है। जैसे मानो कि सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं पढ़ाने के बदले फीस ना लेके चावल तो ले ही सकता हूँ, पुराने दिनों में तो टीचर्स ऐसे ही करता था, ठीक है, पैसा वैसा नहीं लेता था, खाने पीने का चीज ही लेता था, पुराने जमाने में प्रिमिटिव टाइम्स पे जब पाठशाला सिस्टम होता था तो टीचर्स का सैलरी ऐसे ही होता था, ठीक है, डॉक्टर्स का भी उसी तरह से होता था, क्योंकि वो पैसा वैसा का कॉन्सेप्ट नहीं चलता था, जिसके घर में जो चाल डाल आटा जो भी जिसका होता था वो देके जाता था। मानो कि मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एक्चुअली नशाड़ी हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं, तो मैं बदले में बोलता हूँ कि भाई मेरे को ना कोकेन का पैकेट देना, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मेरे को गांजा देना, चरस देना, ठीक है, बेसिकली मैं चरसी टीचर हूँ,
चरस गांजा लेता हूँ और पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, अब क्या है, क्या सब हमेशा दूसरे लोगों पे एग्जाम्पल देता हूँ, कभी कभी खुद पे भी देना चाहिए, इसलिए दे दिया। तो बेसिकली ये मैं नहीं कर सकता, क्यों? ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, ना तो मैं ले सकता हूँ ना तो आप दे सकते हैं। हाँ, मेरा टीचिंग लॉफुल है, बट बदले में मैं जो ले रहा हूँ वो लॉफुल नहीं है। मैंने एग्जाम्पल An agreement must be supported by lawful consideration. Consideration means something in return. According to Section 23 of the Indian Contract Act 1872, the consideration is considered lawful unless it is forbidden by law, or is fraudulent or involves or imply injury to the person, or properly of another as improper or opposed to public policy. तो मैं जो बोल रहा था वो एक्चुअली बेसिकली क्या है बोला तो, ये सब इमोरल है एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, अब मैं किसी को इंजरी, तो हाँ इंजरी भी एक तरह का होता है, बच्चा लोगों को बिगाड़ रहा हूँ, है ना। पंजाब में तो इसी तरह से फैला है, और पंजाब में ये सब फैलने के पीछे कौन है? पाकिस्तान भी है, बहुत भयंकर रूप से, क्योंकि वहां पर तो बॉर्डर जो है वो नॉर्मल एग्रीकल्चरल लैंड से बॉर्डर है ना, तस्करी होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो पैसा ऐसा इलीगल तरीके से कमाने का बहुत धंधा वो लोग निकालते हैं, लेकिन सर वो देने से ही हमें लेना पड़ेगा, ये भी तो अच्छा बात नहीं है। पुलिस क्या कर रहा था, है ना। अच्छा, X agrees to sell his car to Y for rupees 1 lakh. Here Y is promised to pay 1 lakh to the consideration for X promised to sell the car, and X promised to sell the car is the consideration for Y is promised to pay 1 lakh. सिंपल बात है कि X एग्री कर रहा है कि टू सेल हिज कार टू Y, 1 लाख पे X अपना गाड़ी Y को बेचना चाहता है। ठीक है सर, here Y is promised to pay 1 lakh is the considerations for X promise. सिंपल, मैंने तुम मेरा गाड़ी बेच दो, मैं बदले में तुम्हें 1 लाख पे करूंगा। And X promised to sell the car is the consideration for Y is promised to pay. मैंने बेसिकली एक गाड़ी बेचेगा, दूसरा पेमेंट करेगा, तो एक के लिए गाड़ी बेचना हो जाएगा कंसिडरेशन, दूसरे के लिए पेमेंट करना हो जाएगा कंसिडरेशन। X promised to drop prosecution with which he has initiated against Y for robbery, and Y promised to restore the value of things taken. The agreement is void because the consideration is unlawful. सिंपल बात है, मैंने मानो स्वागता के घर में चोरी किया, ठीक है, डेकॉइट बन के गया सर, पर डेकॉइट भी नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा चोरी किया। अब चोरी करके मैं इनके घर से निकल रहा हूँ, ये मेरे को पकड़ा है, आई चोर पकड़ा। फिर जैसे ही मेरे को पकड़ लिया तो वो मेरे को बोलता है कि जो भी लिया है वापस कर दे, तेरे अगेंस्ट पे थाने पे कुछ नहीं करेंगे। मैंने थाने पे भी नहीं बोलेंगे और कोर्ट पे भी नहीं जाएंगे। क्या ये जो मेरे साथ ये जो डील कर रहा है, ये सही डील कर रहा है? हाँ, एकदम सही नहीं है सर। मैंने जो गंदा काम किया, उनके घर पे चोरी किया, समझ रहे सर? सर कब किया? तो कॉन्सेप्ट इज लाइक कि वो मेरे को, चोर को चोरी का सजा मिलना चाहिए, समझ रहे सर? जैसे भी थोड़ा मैच्योर लेवल में बात करें तो हमारे पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, चोर चोरी कर रहे हैं, ये सरकार उनके साथ डील कर रहा है, एक काम करो तुम मेरे को बदले में इतना कुछ दे दो, यहाँ से वो निकाल दो, तुम्हारे अगेंस्ट पे जो भी चार्जेस है तुमसे निकाल देंगे। यही तो चल रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, करप्शन का बढ़ा हो रहा है ना। मुझे नहीं पता, आज सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट हियरिंग था। हाँ, बस आज की हियरिंग पे बेसिकली कुछ नहीं है, डॉक्टर्स को बस अपने काम पे वापस आने के लिए बोल रहा है। चलो, ये जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये तो पता ही था, क्योंकि डॉक्टर्स अगर काम पे वापस नहीं लौटेगा तो ह्यूमैनिटीज को बहुत बड़ा चोट पहुंच रहा है। आई अंडरस्टैंड दिस, हम क्यों, कोई भी बोलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं बोल रहा है कि सरकार को जो करना चाहिए था, सरकार जो फेलियर है, एक बार चिल्ला के क्यों नहीं कहता है गवर्नमेंट फेलियर है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल रहा है? दैट इज द मेन पॉइंट। मुझे सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा चिढ़ यही लग रहा है, जो भी कितना भी बड़ा जज हो, फर्क नहीं पड़ता, सामने होता तो मैं चिल्ला के यही चीज बोलता कि सर डॉक्टर अपना नाम काम नहीं कर रहे, अपना ड्यूटी नहीं निभा रहे, आप तो डांट के बोल रहे हो क्योंकि वो लोग बच्चा है इसलिए बोल दे रहे हो। तो जो लोग गवर्नमेंट में बैठा है, बड़े बड़ा हाथी है, हाँ, वो लोग अपना काम नहीं कर रहे, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप? उनको डांटो, पेनल्टी दो, बोलो एक बार कि आपसे गलती हुआ है, माफी मांगो, क्यों नहीं बोलता है? पुलिस ने फेल किया, मिनिस्टर फेल किया, खुद हमारा सीएम ही हेल्थ मिनिस्ट्री है, डांट क्यों नहीं रहे?
डांटना चाहिए ना, सिर्फ डॉक्टर को डांट रहे हैं, नहीं तुम लोग अपना ड्यूटी करो, तुम लोगों ने ओथ लिया, तो ओथ राजनीति पॉलिटिशियंस ने नहीं लिया था, डॉक्टर ने ओथ लिया, डॉक्टर को उनका चेतावनी दे रहा है कि तुमने ओथ लिया था, तुमको करना चाहिए। और ये लोगों को, पॉलिटिशियंस को ओथ नहीं मिला था कि हम स्टेट का सुरक्षा देंगे, पुलिस को ओथ नहीं मिला था। पॉइंट इज टू बी नोटेड ना। क्या पता, सिर्फ जो कमजोर है उनको डांट के वापस जाओ, तो फिर इनको क्या बोलेगा, इनको कुछ नहीं बोलेगा। पता नहीं, अभी 17 तारीख को फिर से सेकेंड ईयर ही है, क्या बोलेगा, मुझे तो भरोसा ही उठ जा रहा है। नहीं, इतना एक तो डिले कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो बोलो जो सुन के लगे भाई हाँ डिसीजन लिया है। क्या ऐसे लटका रहा है और बीच बीच में ना डॉक्टर वापस जाओ, डॉक्टर वापस जाओ। समझ में आ गया सर? तो लॉफुल कंसिडरेशंस, तो ये प्रोसिक्यूशन हटा लेने का कॉन्सेप्ट जो है एकदम गलत चीज है। समझ रहे? बेसिकली वो ये करके क्या करता है, जैसे मैंने उसके घर पे चोरी किया, वो मेरे को बोलते हैं जो भी ले लिए उसे वापस करो, तुम पे चोरी का केस नहीं लगाएंगे। तो ये करके बेसिकली वो चोर का चोरी करने का बढ़ावा दे रहा है, और क्या। समझ में आ रहा है सर? इस तरह से हम लोग अपने समाज में इस तरह बहुत चीजों का बढ़ावा देते रहते हैं। समझ रहे हो? ये पॉलिटिशियंस लोग इतना बड़ा जो कारनामा कर रहे हैं, इनको भी बढ़ावा हम ही लोगों ने दिया है। अगर सबको एक होके स्टार्टिंग से इनके ऊपर हम लोग दबाव रखते ना, तो आज इनका भी उड़ना बंद हो जाता। प्रॉब्लम ये है ना, आज जैसे सब एकदम ह्यूमन बॉन्डिंग बना के धरना दे रहे हैं, तो नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं देता, नॉर्मल टाइम पे क्यों नहीं देता है? रास्ते में तुम्हारा कुछ हो, देखना कोई नहीं आएगा, मैं खुद भी नहीं जाता, सोसाइटी ऐसा बन गया है। लेकिन समाज में एक फ्रेंडली एटीट्यूड क्यों नहीं होगा? आज प्रॉब्लम हुआ है तो लोग धरना दे रहे हैं, कोलकाता में इतना बड़ा बड़ा धरना दे रहे हैं। नॉर्मल टाइम में क्यों नहीं करते हम लोग? छोटा छोटा कॉज के लिए यूनाइटेड क्यों नहीं रहते? तब क्यों बांट जाते हैं हम लोग? नहीं, क्वेश्चन है मेरा बहुत बड़ा। इवन मैं तो कभी कभी अपने सोसाइटी में भी बोलता हूँ, इस सोसाइटी में ये इसके अगेंस्ट में, वो इसके अगेंस्ट में। अरे भाई क्यों भाई, बात बात बिल्डिंग सबका है, अगेंस्ट में काय को बात करना, सब मिल बांट के रहो। बिल्डिंग का सेफ्टी सबकी सबका है, बिल्डिंग किसी का एक का नहीं है। तो फिर लेकिन नहीं, क्या उसने ये गलती किया है, उसने वो गलती किया है, ऐसा ही चलता रहता है। देखना मैक्सिमम सोसाइटी में ऐसा ही केस है, और ये लोग ह्यूमन बॉन्डिंग का बात करता है। प्रॉब्लम होने से कुछ लोग एक होता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक होने के लिए जो चाहिए वो कहां से आएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सर? फ्री कॉन्सेंट, पहले ही बोला था फ्री कॉन्सेंट के बारे में। हाँ सर, मैंने दबाव क्रिएट करके किसी को मारने का धमकी देके नहीं हो सकता। 1872 क्लियरली बोलता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन याद रखिएगा, द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स। अच्छा, ये तो मैं बोल दिया था, लॉफुल ऑब्जेक्ट तो मैं बोल दिया था। Involves implies injury to the person or property of another person, immoral is opposed to public policy। अच्छा, ये हो चुका था। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, जो आपको मैं पहले भी बोला था कि सरकार अगर किसी चीज को पहले से डिक्लेयर ना करके रखे, उसके बारे में बोले। एक्स प्रॉमिस टू मैरी नन एल्स एक्सेप्ट वाई। शादी वाला एग्जांपल दे दिया, गौरव तेरे ऊपर आएगा। एक्स प्रॉमिस टू मैरी नन एल्स एक्सेप्ट वाई एंड इन डिफॉल्ट पे हर रुपीज 1 लाख। अगर शादी नहीं करता है, अगर शादी नहीं करता है तो 1 लाख टका डिफॉल्ट चार्ज होगा। एक्स मैरिड डेथ, एक्स ने एक्स प्रॉमिस टू मैरी नन एल्स एक्सेप्ट वाई, और किसी को नहीं, वाई को ही शादी करेगा, ठीक है। लेकिन इन डिफॉल्ट वो क्या करे, अगर बाई चांस नहीं करता है, अगर नहीं करेगा तो वो वाई को 1 लाख टका पे करेगा। एक्स ने जेड को शादी कर दिया एंड वाई एक्स के ऊपर क्लेम कर दिया 1 लाख का। ये तो बाड़ी थे बोले फोन कोड से। हाँ बोलो ना ना, ये क्लास এখনো শেষ হয়নি, আর 5 মিনিটে ছাড়ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও। समझ रहे हो सर? तो वाई बोल रहे कि भाई शादी तो मेरे को नहीं किया, 1 लाख टका दे दो।
ठीक है, तो क्या ये कर सकता है? ये 1 लाख टका मांग सकता है क्या? क्या लग रहा है तुम लोग? हाँ, why was not entitled to recover anything because this agreement was in restraint of marriage. तुम किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, उसका जिससे मर्जी उससे शादी करेगा। तुम कौन होते हो 1 लाख टका से किसी को रोकने वाले? हाँ, 1 लाख छोड़ो, आजकल तो 1 लाख से कोई नहीं मानेगा। 10-20 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना हो सकता है दे दो भाई। लेकिन एक्चुअली शादी करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और पैसे से शादी करना, जैसे देखो ऐसे हमारे समाज में भी सिस्टम है, ठीक है, इसको हिंदी उर्दू में रोका बोलते हैं, हमारे हिंदू सिस्टम में बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं आशीर्वादी। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या होता है। लड़का वाले ट्रेडिशनल सिस्टम पे होता है, आप लोग पर्सनली मत लेना। लड़का वाले जाते हैं लड़की को देखने, ठीक है, अब अगर पसंद आ जाता है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर बोला जाता है, बंगाली में बोला जाता है कांचा कथा पाका कथा, ऐसा करके बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कच्चा नेक पक्का नेक, कैसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पसंद आ जाता है तो एक हीरा का या सोना का अंगूठी लेके जाते हैं और लड़की पे पहना देता है। ठीक है, जैसे ही पहना दिया, अब लड़की हो गया बुक्ड। डोंट टेक इट पर्सनली, हाँ प्लीज, समाज का सिस्टम है, बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो पसंद नहीं आता है, बट एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट अगर ये लड़की के कॉन्सेंट पे हो रहा है तो इट्स ओके, बट अगर ये लड़की के कॉन्सेंट पे नहीं है, वो पसंद नहीं करे इस चीज को, और बेसिकली उसका कोई और जगह पे रिश्ता नाता है, तो जैसे आशीर्वादी हो जाता है ना, माँ बाबा जो होता है, एक्चुअली लड़की का कहीं और कुछ कनेक्शन है उसका, वो नहीं चाहता, लेकिन जैसे आशीर्वादी हो गया, पहना के चला गया, एक तरह का बुकिंग हो गया, है ना। अब माँ बाबा, भाई शांति, अब तो तेरा शादी सही जगह पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद क्या वो लड़की या सच में किसी और को शादी नहीं कर सकता? सर अभी भी वो कर सकता है, जब तक उसका फाइनल शादी नहीं हो जाता, वो जहां मर्जी भाग सकता है, वो अंगूठी जाए भाड़ में। ठीक है, अंगूठी जाए भाड़ में। वो तो सही बोला है, अंगूठी जाए भाड़ में। तो पॉइंट इज दैट कि इस तरह से कोई किसी को शादी में रुकावट नहीं कर सकते, लॉ भी यही कहता है। लेकिन हाँ, अगर वो बच्चा जो है, अच्छा माइनर का तो शादी भी नहीं हो सकता, तब तो चलो अलग बात है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर वो माइनर होता तो माँ बाप उस पर कंट्रोल कर पाता, लेकिन माँ बाप माइनर का शादी भी तो नहीं दे सकता। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता। ठीक है सर, तो यहाँ पर पॉइंट समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर और एक दूसरा केस है, शादी को छोड़ के। एक्स एंड वाई कैरिड ऑन बिजनेस इन चांदनी चौक एरिया इन दिल्ली। एक्स प्रॉमिस्ड टू स्टॉप बिजनेस इन दैट लोकेलिटी, वाई पेड ₹1 lakh. X stopped his business, but Y did not pay him the promised money. It was held that X was not entitled to recover anything because the agreement was in restraint of trade and such is void. Restraint of किसी को बिजनेस करने से आप नहीं रोक सकते। मैंने मानो मेरे दुकान के सामने, मानो मेरा कोचिंग, अब यहाँ पर मानो स्नेहिश को लग रहा है हम सर के सामने एक कोचिंग खोलेंगे सिमिलर काइंड ऑफ। ठीक है, अब मैं उसको बोल रहा हूँ भाई जितना पैसा लेना है, लेकिन सामने मेरा मार्केट खराब मत कर। ठीक है, मैं नहीं बोल सकता भाई। हाँ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, भाई यहीं पर क्यों खोल रहे हो, थोड़ा दूर जाके खोलो, तुम्हारा भी चले मेरा भी चले, वो अलग है। लेकिन तुम किसी को मैंने जबरदस्ती पैसा देके कि यहाँ मत खोलना, बदले में पैसा ले लेना, नहीं बोल सकते। शादी करने से रोकना, बिजनेस करने से रोकना अलाउड नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी किसी को धमका के नहीं कर सकते। तुमको जो करना है, जहां करना है, भारत के जहां जाके करना है करो, और भारत की किसी भी जगह में जाके तुम जहां मर्जी बिजनेस कर सकते हो, कोई तुमको रोक नहीं सकता। हाँ, देयर आर सर्टेन कंडीशन इन सम स्टेट्स जहां पर सिटीजनशिप को लेके कुछ इश्यूज है, बट बिजनेस करने में कोई मना नहीं। जैसे सिक्किम में जाओ, अरुणाचल में जाओ, तुमको वहां पर सिटीजनशिप माने वहां का जो लोकल प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं मिले। ठीक है, माने तुम प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकते, लेकिन तुम बिजनेस करके वहां पर जिंदगी भर रह भी सकते हो। समझे सर? कोई नहीं रोक सकता तुमको, जहां मर्जी जाओगे, तुम्हारा देश है, ये बहुत लोग नहीं जानते, सबको डर लगता है। जहां मर्जी जाओगे, जहां मर्जी रहोगे, जहां मर्जी सोओगे, जहां मर्जी मरोगे। समझे सर? मरने कौन चाहता है? अरे मरना कोई नहीं चाहता, बट वही एक चीज है जो सबके साथ होता है। आजकल तू मानने लगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सुन लो 2 मिनट है, हो ही गया है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मैं आपको पहले ही बोला था कि मीनिंग एक होना चाहिए, मैंने मीनिंग एकदम क्लियर कट होना चाहिए। सेक्शन 29 पहले ही बोल दिया था। अच्छा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस,
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का क्या है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है, सेक्शन 56 कहता है एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, माने कोई ऐसा डील मत किया करो जो हो नहीं सकता। जैसे मान की गौरव किसी को प्रॉमिस कर रहा है, तुम जो कह दो तो 4 तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, ठीक है, इन हवाओं में इन घटाओं में मोड़ लाऊंगा मैं। तो क्या ये जो प्रॉमिस गौरव कर रहा है किसी को, क्या ये हो सकता है वास्तव में? या फिर तुषार बोल रहे कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, तुमको राज रानी बना के रखेंगे और मेरा तो पैसा चुटकी बजा के आ जाता है। नहीं, मैं दूंगा क्यों? तू चुटकी बजा के पैसा लेके आएगा। और तू अपने जिसको तू प्रपोज कर रहा है, तू बोल रहा है कि मैं चुटकी मारूंगा तुम राजरानी बनेगा। अब राजरानी बनने के लिए उसके सर पे क्राउन होना चाहिए, है ना? तो तू चुटकी मारेगा, उसके सर पे क्राउन आ जाएगा, ठीक है? क्या 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 इस तरह का चीजें वास्तव में संभव है? मैजिक में संभव है, मैजिशियन कर सकता है, वो एक्चुअली मैजिक है। मैजिक जो है कला होता है, वो एक बेसिकली आंखों का धुआं होता है जो हमें समझ में नहीं आता, बट वास्तव में वो कुछ, हाँ ठीक है, तो वो अलग चीज है। जैसे एक लड़की है ना सुहानी बोल के, है ना, माइंड को रीड कर देता है सुहानी। सिमिलर तरीके से, सिमिलर नहीं बोलेंगे, स्पिरिचुअल तरीके से बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम, उनको भी कभी देखा करो, ठीक है? थोड़ा ट्रेडिशनल वे में करते हैं, पर उनका भी नॉलेज अलग लेवल का है। किसके घर में क्या चल रहा है सब बता देता है। सुहानी सामने बैठ के माइंड रीड करता है, बट वो तो किसी का माइंड भी नहीं रीड करता सर। वो तो उसके घर पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो ही बता देता है, और वो किसी को बुला के नहीं आता है। तो सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, ये करता है वो लड़का, ठीक है? इवन वो रिपोर्टर क्या, लंदन अमेरिका से भी लोग आया था उनका प्रमाण लेने के लिए कि भाई ये सब प्लान करके दिखाया जा रहा है, बट सब फेलियर हुआ है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में, बागे मैंने वो हनुमान जी का स्पिरिचुअल ये करते हैं, उनको कुछ विद्या प्राप्त है, वो किसी को भी भीड़ से उठा सकता है और उठा के उनका क्या प्रॉब्लम है उनको बताते हैं और उसका सोल्यूशंस बताते हैं कि क्या करने से ठीक होगा। अब ठीक होता है कि नहीं होता है आई डोंट नो सर, बट वो ये चीज करता है कि वो क्या प्रॉब्लम है वो सब बता देते हैं, और उनके सामने वो सच बताने के कारण सब रो पड़ते हैं। और ऐसे ऐसा प्रॉब्लम, नॉर्मली नॉर्मल एडुकेटेड सो कॉल्ड हम लोग जैसे लॉजिकल लोग नहीं जाते उनके पास, बट जब प्रॉब्लम में आते हैं लॉजिकल लोग भी जाते हैं, क्योंकि जब लॉजिक काम नहीं करता तो अल्टीमेटली ऊपर वाला ही काम आता है, तो तब हम लोग भी जैसे लोग भी जाते हैं। बट सो कॉल्ड हम लोग जैसे लोग जिनको मैंने बहुत ज्यादा अपने एजुकेशन पे प्राउड है ना, उनको ये सब चीजें बिलीव नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता है। मुझे भी लगता है जब तक मेरे साथ नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा, ठीक है? तो सुहानी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो उसने उसको जो पता है, और वो बागेश्वर धाम को जो पता है वो भी अपने आप में वो अलग ही लेवल है। उनका लेवल तो और नहीं है, तो फिर भी माइंड पे सामने बिठा के एक चीज करते हैं, वो तो कुछ माइंड वाइंड कुछ नहीं, सीधा बुलाएगा, सीधा बोलेगा, पर्चा में लिखेगा और दिखाएगा, ये देखो ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, समझ रहे? लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है भाई, ठीक है? तो इसलिए एक्स एग्रीज विद वाई टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, Y agrees to pay 1000 to X. This agreement is valid because it is an agreement to an impossible act. जो impossible है वास्तव में ये सब चीज हो नहीं सकता, ठीक है? जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी बेच देना, सपोज तुम डील कर रहे हैं, कोई फॉरेनर के साथ डील कर रहे हैं, ये विक्टोरिया तो मेरा दादाजी का है, बेच देंगे, ठीक है? डील कर रहे हैं, ऑफिस ऑफिस बना के विक्टोरिया इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी, फॉरेनर में होता है ऐसे पर्सनल प्रॉपर्टी, तो उसको लगा भाई सच में होगा, तुमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। इसके ऊपर एक मूवी भी है, बंटी बबली बोल के, हिंदी में भी एक मूवी है, ताजमहल बेच दिया था, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उसके ऊपर तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सब इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड इम्पॉसिबल है। जिस चीज का पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, the agreement must comply with the necessary formalities as to writing, registration, stamping। जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में एडमिशंस किए हो, है ना, वहां पर एक लिखे हो, रजिस्ट्रेशन किए हो, है ना? हम लोगों के टाइम पे आजकल तो ऑनलाइन में सब कुछ हो जाता है, हम लोगों को रजिस्ट्रेशन को वैलिड करने के लिए इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था, फिर वहां पर एक नेपाली काम करता है, ठीक है? तो नेपाली के सामने जाके स्टैंपिंग करवाना पड़ता था, ठीक है? तो सब बोलते थे वो नेपाली के पास जाओ वही करेगा, ठीक है? तो वो स्टैंपिंग जब तक नहीं करेगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं माना जाता था, ठीक है? तो इफ एनी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक इट इन्फोर्सेबल बाय, तो जिस चीज के लिए जैसा है,
जैसे यहाँ पर बोला है ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन इज अनएनफोर्सेबल बिकॉज द लॉ रिक्वायर्स द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर कोई भी चीज को कोर्ट में पेश करना है तो वो ओरली नहीं होने से कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, उसका रिटन होना चाहिए। An oral agreement for sale of movable property is unenforceable because the law requires that such agreement must be in writing and registered। समझ में आया? तो हम लोगों ने आज जितना पॉइंट पढ़ा ये क्या था सर? एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिलेटेड पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। इन द मीन टाइम आप लोग इसको घर पे एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा, और पिछला जो भी क्लास जिसका मिस हुआ है वो प्लीज मेरे से बैकअप लेके एक बार करें। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, गुड नाइट सर, Hi, sir. बाय सर। इको टेस्ट यही हुई गई। ओके, बाय सर। আমার থেকে নিতে